सजा माँ का दरबार लाल रंग की चुनरी से। सजा माँ का दरबार लाल रंग की चुनरी से। हर्षित हुआ मैं, पुलकित हुआ संसार, गरबे की मस्ती, खुशियों का भंडार। और मुबारक हो आप सभी को नवरात्रि का ये त्योहार। स्वागत है सभी का आज की इस जूम मीटिंग के अंदर, एक ऐसी जूम मीटिंग के अंदर जिसके अंदर हम बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं एक अद्भुत दरबार की, जिसका नाम है श्री करौली शंकर महादेव। करौली शंकर महादेव के सभी जितने भी भक्त हैं, जितने भी माँ बाबा के शिष्य हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हमारे जूम मीटिंग के अंदर हैं। और आप सभी से हम प्रार्थना करते हैं कि जैसा कि हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं, माँ बाबा को इस जूम मीटिंग के अंदर निमंत्रण देकर, पूरे करौली शंकर महादेव के दरबार को इस जूम मीटिंग के अंदर निमंत्रण देकर, तो मैं चाहूंगा आप सभी उठकर बैठें और जहां भी आप हैं, हाथ जोड़कर माँ बाबा से आप प्रार्थना करें कि हे माँ बाबा, हे करौली शंकर महादेव का संपूर्ण दरबार, आप यहाँ इस जूम मीटिंग के अंदर पधारें और हम सभी को सद्बुद्धि दें, एक सही मार्ग पर, सदमार्ग पर हम सभी चलें और हमारे जीवन में खुशियों का भंडार रहे। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। साथ ही मैं आप सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आप सभी माँ बाबा के वो शिष्य हैं, भक्त हैं, जो करौली शंकर महादेव के दरबार के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं और इस जूम मीटिंग में हर बुधवार और हर रविवार एक साथ इकट्ठे होते हैं। दरबार की हम चर्चा करते हैं, उस दरबार, दिव्य दरबार से जो हमारे जीवन में परिवर्तन आया है उसके बारे में हम सबको बताते हैं और साथ ही बड़े ही प्रेम पूर्वक हम माँ बाबा का भजन कीर्तन भी करते हैं। तो आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा पिछला एक हमारा सेशन हुआ था जिसमें हमारे बीच में सारिका दीदी आई थी, जो कि डॉक्टर भी हैं, साथ में साइंटिस्ट भी हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर जो लॉजिक्स है, हर एक चीज के पीछे जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स दिए थे। और जब सारिका दीदी ने वो सारी चीजें हमको समझाई थी, तो हमको दरबार से संबंधित बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में हमें बहुत जबरदस्त तरीके से क्लैरिटी मिली और हमारा जो विश्वास था वो कई गुना बढ़ गया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने डिमांड की, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिन क्वेश्चंस के जवाब हो सकता है एक सेशन के अंदर कंप्लीट करना संभव नहीं हो पाया हो, लेकिन माँ बाबा हमेशा आपके लिए रास्ता तैयार करते चले जाते हैं। आप जिस रास्ते पे जाते हैं आपको वो रास्ता हमेशा एक हाईवे की तरह तैयार मिलता है। तो आज फिर से हमारे बीच में एक ऐसी दीदी मौजूद है जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, यूएसए में है, अभी यूएसए से हमारे साथ में जुड़ी हुई है, माँ बाबा की शिष्य भी हैं, भक्त तो है ही, लेकिन उनके जो अनुभव है दरबार के प्रति वो भी बहुत ही जबरदस्त है और इतने अनूठे अनुभव है कि आप जब पूरे अनुभव को सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से भक्ति भाव से, अब यहाँ भक्ति भाव जब हम कहते हैं तो भक्ति भाव कहते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग अपने अंदर से सिर्फ कह देते हैं कि हमारा समर्पण है, हम तो माँ बाप के प्रति पूरी भक्ति रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में समस्याएं हो रही है। और जब आप ये बात किसी और को बता रहे होते हैं उस समय आपको चेक करना चाहिए कि अगर सही में आपके मन के अंदर 100% भक्ति है, श्रद्धा है, माँ बाप के प्रति पूर्ण आस्था है, तो क्या ये बात आप माँ बाबा को बोलने की बजाय किसी और को बोलते? तो जवाब आएगा शायद नहीं। तो जीवन में बहुत सारे सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे होते हैं, तो साइंटिफिक एक जो आंसर्स की हमें जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाईली एजुकेटेड होते हैं। तो जो ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं वो एक साइंटिफिक चीजों को ज्यादा समझना पसंद करते हैं। तो इसीलिए हम सभी के बीच में आज एक डॉक्टर मौजूद है, माँ बाबा की बहुत प्यारे शिष्य हैं, भक्त हैं, और जो आज दीक्षा के स्तरों में तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, जिनको मेडिकल साइंस में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ही, लेकिन सवाल के जवाब जैसे हम ढूंढ रहे थे, तो वो भी शुरुआती दौर में, अपने करियर के शुरुआती दौर में उनके माइंड में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे कि मेडिकल साइंस के अंदर जो जिस तरह से गुरुदेव कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो ठीक हो जाती हैं लेकिन ठीक होने के बाद फिर से जन्म लेती हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डायग्नोसिस तो हो जाती है लेकिन उनका कभी भी कोई ट्रीटमेंट देखा जाए तो नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों सवाल उनके मन में उस समय जन्म हुए होंगे, और जो हम सोच सकते हैं उससे हजारों गुना एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उनके मन में आए होंगे। तो उन्होंने अपने मन में आए सारे क्वेश्चंस का जो है वो पूरी डीपली उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद दरबार से जुड़ी, और जब दरबार से जुड़ी तो दरबार के जो अनुभव है वो सारे उनके साथ में होने लग गए। धीरे धीरे उनके सवालों के सारे जवाब उनको मिलने लग गए, और फिर जो आगे हुआ उसकी कहानी दीदी बताएंगे खुद अपनी जुबानी। तो चलिए, सबसे पहले तो आज अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा ऐसी बनी रहे, और हमारी जो गुरु माँ है वो साक्षात माँ दुर्गा है। तो माँ दुर्गा की असीम कृपा से साक्षात माँ कामाख्या है, माँ कामाख्या की असीम कृपा से 9 दुर्गा का रूप हमारे गुरु माँ के अंदर है,
तो गुरु माँ को एक बार आप बैठ के सभी हाथ जोड़ के एक बार गुरु माँ को भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि गुरु माँ की वजह से ही ये सारा जो संपूर्ण दरबार है, गुरु माँ की वजह से हमारे गुरुदेव में वो प्रताप आया, बाबा में वो प्रताप आया, और बाबा से आज हमारे गुरुदेव में, और फिर उनके प्यारे प्यारे जितने भी शिष्य हैं, भक्त हैं, उनके अंदर उनकी जो शक्ति है वो आज साक्षात जो है वो महसूस की जा सकती है, उनकी जो तेज है वो देखा जा सकता है। तो चलिए, गुरुदेव को, गुरु माँ को धन्यवाद देते हुए अब हम अपने बीच में हरिहर बोल के हम सभी स्वागत करेंगे आदरणीय चित्रा दीदी का, यूएसए से। हरिहर दीदी। हरिहर 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 दीदी का अनुभव सुनेंगे, और अनुभव सुनने के बाद फिर हमारे मन में जो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे उनके भी हम उनसे जवाब लेंगे। दीदी, आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर आप पहले सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इसके बाद हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। हरिहर। जय करानी सरकार। बात इस दुनिया में जहां मैं हूं उस दुनिया की है, और उस दुनिया की है जहां मैं बड़ी हुई। तो तमाम लोग या मैं भी जब तक यहाँ को नहीं देखा था सोचते थे कि हिंदुस्तान में है, शायद अमेरिका में हर चीज का इलाज होता है और बेस्ट आंसर वहीं पर है। मैं यहाँ आई, मेरी ट्रेनिंग हुई, सब हो रहा है, चल रहा है। फिर हर मुसीबत का धन्यवाद भी देना सीख चुकी हूँ मैं, कारण पीछे समझ में आता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई मेरे आगे कि मैं अपनी पढ़ाई को बीच में रोककर 2019 में 6 महीने के लिए भारत गई, और वहां पर फिर मैं लौट के आ गई। मार्च अप्रैल तक यहाँ वापस आ चुकी थी, 2019 का समय था वो। आने के 20-25 दिन के अंदर मैं अपने रूटीन में व्यस्त, बहुत व्यस्त रूटीन, और मेरी मम्मी ने मुझे, जो माँ, धन्यवाद दूंगी उनको, उन्होंने मुझे गोरखपुर से कुछ वीडियो भेजा, और साथ में ये भी बोला कि चित्रा, हो सकता है कि तुम्हें समझ ना आए, हो सकता है कि तुम्हें गुस्सा भी आने लग जाए, लेकिन तुम एक बार टाइम निकाल के देख लेना। तो मैंने सोचा कि मम्मा तो मुझे जानती है, मेरे पास टाइम नहीं होता, क्या भेज रही है मेरी। मैंने जब समय लगा तो वीडियो खोला, और वीडियो खोला तो उसमें वो 2019 का आश्रम, जिसमें दीवार पर बहुत बड़ी बाबा जी की फोटो, सामने शिवलिंग है, हवन कुंड है, और हमारे सबसे सूदिंग आवाज वाले गुरुदेव चिकित्सा कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, मैंने सोचा ये कैसी चिकित्सा, देख रही हूँ, और फिर उसके बाद बंद कर दिया वीडियो कि ये क्या है। भगवान में मेरी पूरी आस्था है, और ईश्वर को मैं जरूर मानती हूँ, हमेशा से मानती हूँ, लेकिन ये जो सामने हुआ इसमें बहुत कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हुआ दिख रहा है, हुआ है, ये दिख रहा है। और उसके बाद मैं फिर उसी वीडियो को, फिर समय लगे फिर उसी वीडियो को, तो घूमते घूमते ईश्वरीय चिकित्सा के जितने वीडियोस थे मैं सब बारी बारी से देखती गई। जैसे जैसे समय मिल गया, एक जबरदस्त आकर्षण या क्यूरियोसिटी मेरी बन गई थी। फिर मैं पहुंचते पहुंचते उन वीडियोस पर पहुंची जो मुझे लगता है मेरे लिए एक गेटवे का काम कर गए, कि अभी तक तुमने सिर्फ चिकित्सा देखी है, अब गुरुदेव को सुनो। तो उसमें बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स थे 2019 में, और उन लेक्चर्स में गुरुदेव ने जो शब्द मेरे दिमाग को एकदम नॉक कर दे, डीएनए 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 कई बारी बोला, और उसके ऊपर पूरी चर्चा चल रही थी। तो मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा, ये कुछ सिर्फ ऐसा नहीं है जो मैं बिल्कुल समझने की कोशिश भी ना करूं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रही हूँ, तो हम लोग हमेशा बहुत फोकस लाइफ जिए हैं, और ईमानदारी से कुछ सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहे। तो वही बुद्धि मेरी कि मुझे गुरुदेव को सुनते ही चले जाना है, और सुनती गई, समझती गई कि ये चल क्या रहा। बार बार सुनती, रात भर सुनती, कहीं भी हूँ
जैसे समय लगा तुरंत सुन ली। और चिकित्सा के वो वीडियोस जिसमें थोड़ा फ्रैंटिक लोग हो जाते हैं, जिसकी मुझे उस वक्त समझ नहीं थी, उनको देख के मैं थोड़ा डर भी जाती। लेकिन वो कभी नहीं हुआ कि मम्मी को फोन करके बोलूं ये सब मुझे क्यों भेज दिया, ये नहीं हुआ। और उसके बाद फिर गुरुजी ने अपने शुरू शुरू के वीडियोस में डीएनए मॉडल के ऊपर बीमारी को कैसे कनेक्ट किया है, सूक्ष्म लेवल में कैसे उसको एक्सप्लेन किया है, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, वेरी इम्प्रेसिव। एंड मैं उस जगह पे खड़ी हूँ जो मैं सूक्ष्म को सुनने की समझने की पूरे भाव से कोशिश कर रही हूँ, ईमानदारी से। और मुझे मेडिकल साइंस का इधर का पूरा पता है, ये इधर मेरी सोच है, इधर की भी दोनों चलने लगा आपस में। अब दो जो चल रहा है और मेरा जो रोल है मेरे विभाग में, वो कुछ लाइलाज टाइप के बच्चे और उनके भी डीएनए में अंदर झांक के देखना कि चलता क्या है उधर। तो मैं समझ रही थी चीजों को कि गुरुदेव कैसे कहते हैं। फिर बात आई कि गुरुदेव ने कहा कि डीएनए जो होता है, मैं आपके सबके सहूलियत के लिए मैंने इतना ही बनाने का टाइम लगा मुझे और मैं बना सकी हूँ। आपको दिख रहा है या मैं दीदी अपनी सेटिंग करूं? हाँ दीदी, एक्चुअली वो आपने वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया ना, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी, अब ओके है। जी जी, ठीक है। नाउ वी कैन सी तो इट कैन। हाँ, गुरु बहुत जी ने बढ़िया। कहा कि ये है हमारा डीएनए, ठीक है। और ऐसा हमारे शरीर में बहुत सारा होता ही है, और यही है मेमोरी का आधार। जनरेशन टू जनरेशन परिवार में चलता चला जाता है। गुरुजी ने कहा कि इस डीएनए के भीतर होते हैं पूर्वज, और जब पूर्वज भीतर बैठे होते हैं तो बाहर से आप कितनी भी चिकित्सा कर लो, ऐसे होता है जैसे कपड़े पर से ऊपर से धूल झाड़ दिए, अंदर का मैला अंदर ही बैठा हुआ। बात मुझे साइंटिफिकली समझ में आने लग गई। फिर गुरुजी ने कहा कि अंदर पूर्वज बैठे हुए हैं और बाहर इस डीएनए के, इसके बाहर में यहां पर सारे प्रेत बैठे हुए हैं, साइड साइड। वो मुझे क्यों समझ में आने लगा कि अंदर की प्रॉब्लम जो होती है, जो बच्चों में हम रीड करते हैं, और बाहर वो बीमारियों के रूप में दिखाई देती है, और पूरा पूरा डीएनए हम लोग पढ़ते हैं। फिर ये बात आ गई। फिर उसके बाद देखा हमने कि बहुत सारी चीजें हैं जो जितना ज्यादा डीएनए दूषित हुआ है, उतना भयंकर या लाइलाज बीमारी है, उतना ही वो अज्ञात है, ऐसे कह सकते हैं। इस डीएनए और गुरुजी के ये कहने के आधार पर मॉडर्न मेडिकल साइंस में जितनी लाइलाज चीजें हैं, सबको समझा जा सकता है। और अगर ये ठीक किया जा सके तो फिर बीमारी को भी रोक के ठीक करने के रास्ते में ला सकते हैं। मुझे ये चीज समझ में आ गई। फिर उसके बाद गुरुजी चिकित्सा करते हैं। अब चिकित्सा, जैसा कि पता है, लगातार चाहे मॉडर्न मेडिकल साइंस हो चाहे ईश्वरीय चिकित्सा हो, लगातार इसका विकास होता जा रहा है। तो विकास होते होते पूर्वज और प्रेत और फिर स्मृति चिकित्सा तक बात आ चुकी है। मैं स्मृति चिकित्सा को इसी डीएनए और डीएनए मॉडल और इसके दोष के रूप में फिट करके देख पाती हूँ, और इससे हर कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, हर कुछ। बात वहां की आई कि मैंने इसको समझना शुरू किया। अब एक बार जो बाबा जी का चित्र मुझे दिख गया था, व्यस्त जीवन बहुत जीते हैं हम लोग, मेरा इतना पूजा पाठ बैठ के नहीं हो पाता है, लेकिन मैं क्या बाबा जी को याद कर पाऊंगी। बाबा जी ही आ गए और मुझे ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा तुम गिरने वाली हो, ऐसे थाम लिया, या कह लो तुम कुएं में गिर गई हो, गुरुदेव कुएं में उतर के तुम्हें निकाल ले जाएंगे। हम साधारण मनुष्य या कर्म भोग कहिए, प्रारब्ध कहिए, कुएं में गिर गए, मालूम नहीं, अंधकार दिख रहा है, दुनिया बाहर होगी, हम अकेला है इधर, हमारे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, तमाम प्रश्न। लेकिन वो बाबा का उतरना और मुझे उसमें से निकाल ले जाना, वो बिल्कुल एक अनुभव में ऐसा बैठा मेरे कि फिर पहले बाबा ने संभाला, फिर मैंने, आप लोग उसको नमन कहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने को कि मैंने क्या किया। मैंने शुरू किया कि बाबा जी ने संभाल लिया, उन्होंने संभाला। मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं उनका नमन कर सकूं। मैं ऐसी थी, हर चीज में क्यूरियोसिटी,
हर चीज में कौतूहल कि क्या है, ये कैसे समझना है। बाबा संभालते गए, अनुभव में आता गया, और मेरा जो है ध्यान उस तरफ, भाव बढ़ते ही उतरते चले गए कि बिना बाबा के तो कुछ नहीं। जिस स्थिति में बाबा जी ने संभाला था, उस स्थिति में रात के सोने से लेके सुबह जगने तक सब दुश्वार था। फिर एकदम से रोशनी जो आई, वो आई ही, और वो अंदर ही समाती चली गई। सबसे पहले मुझे बदल दिए, फिर संसार भी बदलने लग गया मेरे आसपास। इतना सुंदर, इतना सुंदर, ये मेरा अनुभव है। फिर 2019 से लेकर 2021 तक कोविड की वजह से घर से काम होता था काफी कुछ, तो मैं दरबार की वीडियोस काफी देखने लग गई। फिर चिकित्सा चिकित्सा और इतना इम्प्रेसिव लगने लग गया, और फिर मैंने 2021 में ही 12 मई को जूम में गुरुदेव से मेरी पहली मुलाकात हुई, और वो पूरा सेशन मुझे याद है 80-85 मिनट चला था। और गुरुदेव, मतलब ऐसे लग रहा था कि काफी वेटिंग के बाद ये मुलाकात हुई है और सब बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर बाबा जी ने मुझे मौका दिया, मैं दरबार गई। दरबार गई तो मुझे नहीं मालूम था, मैं 5 दिन के लिए भारत आई थी, कि मैं क्या प्रक्रिया करके आऊंगी उधर से। पर मुझे दिख रहा था कि मैं 5 दिन भी बहुत मुश्किल से जुटा पाई हूँ। जा, चली जा। गई वहां तो पता चला कि 1 दिन की प्रक्रिया नई नई खुली है, एंड मैं सेकंड थी जिसने 1 दिन की प्रक्रिया की थी। तो उसमें भी बाबा जी ने मेरी सुविधा, मेरी सहूलियत, मेरी कठिन आसान परिस्थिति में से रास्ता निकाल के मुझे भारत बुला लिया। वहां गई तो गुरुदेव के सामने गई तो गुरुदेव ने कहा, आ गई चित्रा, और बहुत जोर से हंसने लगे। बोले, हाँ हाँ हाँ, चित्रा जी को खींच लिया गया। तो ऐसे ऐसे तो अनुभव हुए हैं। और उसके पहले बताऊं तो, क्योंकि 2-2.5 साल एकदम यहाँ लटक गई थी, बाबा अनुभव में आते रहते थे, मैं पूजा पाठ करती नहीं थी, लेकिन प्रेमी उनकी हो चुकी थी, इम्प्रेशन तो बन चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं जा तो रही हूँ दरबार पहली बार, क्या ले जाऊं जो यूनाइटेड स्टेट्स से ले जाऊं, बाबा जी के लायक हूँ, लेकिन यहाँ मिलेगा क्या जो उनके लायक होगा। मैंने सोचा कुछ बनाती हूँ। मैं बनाने लग गई। एक बड़ा सा बाबा जी को ओढ़ने के लिए बनाया, और उसके साइड में कुछ हाथ हाथ का काम करना था मुझे। अब चित्रा सुई धागे वाली तो है नहीं। अब चित्रा को मिल गया ये कि इंटरेस्ट है, ये करना है। अब सुबह के 4 बज रहे थे, अब यात्रा का दिन भी करीब आ चुका था, मुझे ये करना है और सुई में धागा ही ना जाए। बाबा जी, मैं करूं क्या, ये इच्छा ही क्यों दे दी जो मुझे ये करना है, हो ही नहीं रहा, क्या करूं? ये हो ही नहीं रहा, मैं करूं क्या। फिर मुझे याद है 1-2 बार मेरे हस्बैंड से मैंने हेल्प लिया कि आप सुई में धागा डालो, और उसके बाद बेचारे वो भी उठ के चले गए सोने। मुझे लत तो मुझे लगी थी ना, मुझे बैठ के करना है ये। मैं बैठी, और उसके बाद जो बाबा सुई में धागा डालना शुरू हुआ, और हर बार वो धागा गया, बहुत बड़ा दुपट्टा और उसके 4 साइड सब बन गए। बिल्कुल मुझे लगा ही नहीं कि आंखों ने संघर्ष किया है। आई कुडंट बिलीव इट, आई कुडंट बिलीव इट, ये हुआ है। वहां गई, गुरुदेव को बताया, बहुत हंसने लग गए। मेरे दरबार पहुंचने से पहले ये हुआ। तो बाबा जी हैं, और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि जिन लोगों से पहले आपको बहुत चैलेंज होते थे, चाहे वर्क पर हो, चाहे और आसपास की चीजों में हो, वो सारे ऐसा लगता है जैसे मेरे तरफ ही खींचे चले आ रहे हो। हर कोई मेरी मदद करने के लिए ही बना हुआ हो, ऐसा हो चुका है। और करनी कराने वाला कौन है? बाबा जी। मैं तो अपने आप को माध्यम तक नहीं मानती। हो सकता है लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। मुझे हर प्रकार का जो अनुभव मिला है, अब तो मरीज को, मरीज के रिश्तेदार हों, आसपास के लोग हों, कोई मीटिंग हो, साथ में हो ही नहीं रहा, मैं करूँ क्या? फिर मुझे याद है 1-2 बार मेरे हस्बैंड से मैंने हेल्प लिया कि आप सुई में धागा डालो, और उसके बाद बेचारे वो भी उठ के चले गए सोने। मुझे लत तो मुझे लगी थी ना, मुझे बैठ के करना है ये। मैं बैठी, और उसके बाद जो बाबा
सुई में धागा डालना शुरू हुआ और हर बार वो धागा गया, बहुत बड़ा दुपट्टा और उसकी 4 साइड सब बन गए। बिल्कुल मुझे लगा ही नहीं कि आंखों ने संघर्ष किया है। आई कुडंट बिलीव इट, आई कुडंट बिलीव इट, ये हुआ है। वहां गई, गुरुदेव को बताया, बहुत हंसने लग गए। मेरे दरबार पहुंचने से पहले ये हुआ। तो बाबा जी हैं। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि जिन लोगों से पहले आपको बहुत चैलेंज होते थे, चाहे वर्क पर हो, चाहे और आसपास की चीजों में हो, वो सारे ऐसा लगता है जैसे मेरे तरफ ही खींचे चले आ रहे हो। हर कोई मेरी मदद करने के लिए ही बना हुआ हो, ऐसा हो चुका है। और करनी कराने वाला कौन है? बाबा जी। मैं तो अपने आप को माध्यम तक नहीं मानती। हो सकता है लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। मुझे हर प्रकार का जो अनुभव मिला है, तो अब तो मरीज हो, मरीज के रिश्तेदार हो, आसपास के लोग हों, कोई मीटिंग हो, साथ वाले लोग हों, हर कोई ऐसे लगता है जैसे कि मेरे अंदर बाबा जी का भाव है। इस चीज को कहीं ना कहीं से वो पकड़ लेते हैं और हर कोई मदद करता है, हर कोई मेरी सहायता में होता है। इतना सुंदर, इतना सुंदर। अनुभव पर्सनल लेवल पे और बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जिस देश में रहते हैं वहां प्राइवेसी बहुत बड़ा इशू होता है। इसलिए किसी का नाम, कोई मेडिकल डायग्नोसिस, ये सब मैं यहाँ नहीं कह पाऊंगी। जी। बट हाँ, पर जिस डीएनए मॉडल को मैंने आपको दिखाया, उस टाइप की चीजें पर्सनल लेवल को भी छू चुकी थी। मैं तो हर चीज की डायग्नोसिस समझती, देखती, करती हूँ। मालूम है कि यही हमारी लिमिट है मॉडर्न मेडिकल साइंस की। इसके आगे नहीं कुछ हो सकता है, ये भी मालूम है। लेकिन गुरु मिल गए, उसके अंदर उन्होंने झांक लिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्वासन है मेरे लिए। ये कर्म भोग है, प्रारब्ध है, जन्म जन्म की यात्रा है, लेकिन कुछ तो सबसे जो अच्छा हुआ है मेरे साथ, वो ये हुआ है कि मुझे दरबार मिला है। मुझे ऐसे गुरुदेव मिले हैं जो मांगती तो मैं बाबा से हूँ, बाबा से बिना कहे सब वो जान चुके हैं, जवाब देते हैं श्री गुरुदेव। ऐसा दरबार मिला है। इतनी बार अनुभव में आया है कि मूर्त देखो, फोटो देखो, ख्याल में देखो, बाबा जी को कुछ सोच भी दो, यदि गुरुदेव से मुलाकात होगी तो उस संदर्भ में बात चली जाएगी अपने आप। तो शरीर उनके दो हैं, रूप दिखते हैं दो, बट अनुभव ऐसा मैच कर देता है चीजों को, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। बहुत अनुभव हुए हैं, बहुत। अभी परसों नरसों की बात है, सपने में गुरुदेव थे, मैंने लिख दिया, मैंने कहा गुरु जी आज आपका दर्शन हुआ, बहुत सुंदर अनुभूति थी, तो उधर से आशीर्वाद भी आया। बहुत मतलब मुझे कहते हैं ना कि हम आप सबके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका वही नाम है, जी। चाहे हम माने ना माने। उसी प्रकार से मैं ये देखती हूँ कि यदि मेरे भाव में कोई हमेशा हमेशा के लिए था, या अब मुझे पता चल गया कि है, तो वो हमारे लिए हमारे बाबा जी, माँ और गुरुदेव हैं। मेरे आराध्य वही है। मैं मांगू मिल जाए, ना मांगू मिल जाए, जो मांगा था वो मिले या जो मांगा था वो नहीं मिले, मुझे मालूम है उनकी इच्छा बहुत ऊपर तक देख सकती है, बहुत पीछे तक देख सकती है। मुझे जो मिल जाता है उसी को बटोर लेती हूँ, मैं इतने इतना प्रेम करती हूँ बाबा जी से। ये है। मैं किस एक भक्त और भगवान के बीच में ना, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रक्रिया जैसी चीज मैं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ ध्यान में, प्रेम में, कि जो हूं मैं ही हूं, अब देख लो, अच्छी हूं बुरी हूं यही हूं, पूरा पूरा रख दिया कि बाबा जी यही हूं। जो गुरुदेव कहते हैं ना कि आइए सामने, बच्चे जैसे आइए,
कोई पूर्वाग्रह लेके मत आइए। मैं हमेशा से, जैसे विज्ञान के छात्र हैं, लोग चैलेंज करते हैं, हम डॉक्टर हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, पीछे काफी तमाशा भी आया। मुझे हमेशा से एक डॉक्टर होने की वजह से दरबार को समझने में बहुत सहायता मिली है, हमेशा से। क्योंकि हमारा दिमाग उपलब्ध होता है, निरपेक्ष होता है, ईमानदार होता है, सुनने को तैयार होता है, सीखने समझने के लिए हमारे को ईश्वर ने एक इच्छा शक्ति दी हुई है। हमारी पूरी लाइफ लर्निंग होती है, हमारी पूरी लाइफ प्रैक्टिस होती है, ये अगर ईमानदारी का भाव हो तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक डॉक्टर हूं इसलिए समझी नहीं। मुझे लगता है शायद बनी ही इसलिए कि मुझे ये भी समझना है। मैं आपको एक और अनुभव याद आ गया, बताती हूँ। जी। मैं पहली बार दरबार गई थी, तो गुरुजी के सामने बैठी थी शिव शक्ति हॉल में, मेरी बारी आई, चिकित्सा हो रही थी, तो मैं अकेला गई थी, दोनों बच्चे हस्बैंड सब यहीं पे थे, फर्स्ट टाइम। गुरुजी ने, जिसकी चिकित्सा चल रही थी, उसके बाद फिर कहते हैं तुमको पता है वो अभी यहीं पे था। तो मुझे ना एक, जैसे कहते हैं ना, ट्रांस स्टेट ऑफ माइंड में, कि मैं थी भी और नहीं भी थी, वैसा लगा कि अभी तक तो मैं यही थी, फिर ये क्या हो रहा है, जगी तो मैं पूरी हूँ। लेकिन हाँ, ये याद है मुझे कि बहुत आंसू निकल गए थे, आई कुड फील। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा देख के बताओ अब क्या हाल है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे लगता है कि ऐसा है। और मैं फिर, कहते हैं गुरुदेव, हाँ, हंस के कहते हैं हाँ ऐसा ही है। उसके बाद मैं वापस लौट के अपने कमरे तक आई, तो मेरे हस्बैंड यहाँ से यूट्यूब लाइव देख रहे थे फैमिली के साथ। तो मुझसे कहते हैं कि चित्रा, तुमको कैसे पता कि यहाँ पे ऐसा था उस वक्त। तो मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं हाँ, तुम वहां लाइव में बोल के आई हो ना कि यहाँ पे उस वक्त ये हो रहा था। तो मैंने बोला हाँ। तो बोले वो यही तो हो तो रहा था, बट तुम्हें कैसे पता। उस तो उतने वक्त तक फिर मैं जो है इस भौतिक सांसारिक आंखों में जो भी क्षमता होती है सबके, वैसा है। मैं सोच रही थी ये क्या था। हम्म, उस वक्त जिसने दिखाया था उसने दिखाया था, वो सामने थे। जी। हाँ? बाबा जी बहुत अनुभव देते हैं, पता नहीं शायद 2-3 बार तो मेरी जान ही बचा चुके हैं। और मैं कभी कुछ मांगती नहीं, कभी नहीं मांगती, कभी ये नहीं कहती कि बाबा मेरा ये ठीक कर दीजिए, क्योंकि उनके हिसाब से जो ठीक है मेरा वही सबसे ठीक है। मैं नहीं कहती। दिखता है कि वो तो ऑलरेडी सब कुछ जो मेरे हिसाब से फंसा बैठा हुआ था सब सुलझा रहे हैं। बस मुझे अपने आप को पूरा उपलब्ध करना है। और इतना तो मैं अपने बारे में बोल गई, अपने अनुभवों के बारे में बोल गई, आगे होते ही रहेंगे, बाबा माँ की दया रहे। आप लोगों को मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ, दरबार की चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ, जो जिसको जो भी पूछना हो, इट विल बी माय प्लेजर। मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगी कि मैं साधारण शब्दों में उसको आप सबको समझा ले जाऊं। बिल्कुल। आप कुछ भी, कोई भी टॉपिक पकड़ सकते हैं, कुछ भी जो आपको लगता हो कि इसका कहीं मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है, या डॉक्टर लोग खिलवाड़ करते हैं, जो भी। बिल्कुल। दीदी एक सवाल सबसे पहले मैं पूछूंगा। एक नई चीज जो अभी मेरी नोटिस में आपने अभी अभी जो बोला हुआ है, ये जो हमारा डीएनए होता है,
तो एक माइंड में बहुत समय से एक क्वेश्चन घूम रहा होता है कि प्रेत और पितृ जो गुरुदेव कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या रहा। तो अभी अभी आपने बताया कि पूर्वज हमारे वो होते हैं जो हमारे डीएनए के अंदर होते हैं, और जो प्रेत होते हैं वो डीएनए के अंदर नहीं होते, वो डीएनए के बाहर होते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप क्लेरिफाई करिए। अच्छा, और मैं सारे भाई मैं बहनों से चाहूंगा, जितने भाई बहन बैठे हैं यूट्यूब पे हो या जूम मीटिंग में हो, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सवाल जिसने मुझे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझे क्यूरियोसिटी दी है जानने की। जी। देखिए, ये हमारा डीएनए मॉडल है, ठीक है। अब इसमें दो स्ट्रैंड्स के बीच में, दो के बीच में यहाँ पर जब जो जी। गड़बड़ी होती है वो बाहर जाकर सरफेस पर, इसकी सतह पे उसका एक्सप्रेशन होता है। अगर अंदर ठीक है तो बाहर ठीक है। बाहर वाला जो है वो सड़क छाप लोग भी हटा सकते हैं, हम्म। पर बैठा जो है बॉस, वो अंदर है, ठीक है। और ये बॉस हमारी जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जाता है। प्लस जो गुरुदेव समझाते हैं कि शादी होके दूसरे गोत्र, दूसरे कुल से महिलाएं आती हैं, तो जी। उनके साथ जो एनर्जी ट्रेवल कर जाती है, और फिर जो नए परिवार में अगला जनरेशन आता है, तो फिर माँ का और फादर का दोनों इकट्ठा होके जो बनता है, तो दूसरे कुल का भी दोष, अपना भी दोष, तो मिल के एम्पलीफाई हो गए, और फिर वो बच्चे में, और फिर उसके आगे में, और तो इस चीज को अगर आप समझें कि अगर यहाँ पर अंदर पूर्वज बैठा है जो बिग बॉस, तो व्यक्ति में इतनी उदासीनता, नेगेटिविटी, हतोत्साहित रहना, किसी से ना मिलजुल पाना, लो एनर्जी, इस टाइप के सिम्टम हम लोग क्लिनिकल साइड में देखते हैं कि जी। ये भाई मूड से अनस्टेबल है, डिप्रेस्ड है, नौकरी में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं लगा पा रहा है, ऐसी ऐसी चीज। तो ये अंदर वाला पूर्वज जो है बैठा हुआ है। अब इसको क्लिनिकल साइंस के हिसाब से अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर साइंस के हिसाब से, तो प्रॉब्लम अगर इसके बनने में होती है, ये जो मैंने सीढ़ियां बनाई, अगर जी। इन सीढ़ियों के बनने में प्रॉब्लम हुई, तो बाहर सरफेस पर जो बनेगा वो खराब बनेगा। और अगर बिल्कुल। बाहर सरफेस पे बनने वाला खराब बनेगा, तो क्लिनिकली बच्चों में या बड़ों में या लाइफ लॉन्ग कुछ असाध्य बीमारियां होती हैं। हम्म। अब इतनी बात बहुत सीधी है कि जितनी ज्यादा गड़बड़ी अंदर में आएगी, उतनी ही ज्यादा गड़बड़ी बाहर सरफेस पे दिखाई देगी, और जितनी ज्यादा बाहर सरफेस पे गड़बड़ी दिखाई देगी, उतना ही ज्यादा व्यक्ति वो अपने डे टू डे लाइफ में इनकैपेबल, असाध्य, डिसेबल या अज्ञात बीमारियों का शिकार हो। अब होता ये है मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से कि यहाँ पर जो काम चल रहा होता है अंदर, वो बाहर जाके हमारे जीन्स बनाता है। और यही वो जीन्स हैं जिसको हम जब लैब में रीड करते हैं, उसको हम लोग होल एक्सोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, ठीक है। जो किसी टेस्ट में ना पकड़ा जा सके, वो जो टेस्ट जिसपे हम लोग फोकस करते हैं, उसको होल एक्सोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। मतलब पूरा पूरा हम इसको एक मनुष्य के शरीर का पूरा पूरा कार्बन डिटेल पढ़ रहे हैं, तो ये जी। पूरा पूरा उसको हम पढ़ पढ़ के समझ लेते हैं कि ये कहाँ 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 मिस हुआ है, और क्या 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 इससे बीमारी ऑलरेडी जो हमारे रजिस्ट्री में है मॉडर्न मेडिकल साइंस के, कि ये खराब हुआ तो वो बीमारी आई, तो उसको हम मैच करते हैं और लक्षण पकड़ते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ, ये वाला जीन डिफेक्टिव आया है, तो ये बीमारी तो इस मनुष्य को होगी ही, और उसका बिल्कुल। भविष्य फिर ऐसा होगा। जी। अब होता क्या है कि मेडिकल साइंस के पास ऐसी चीजों को अज्ञात कह देना कि ये भाई हमने लैब में देख लिया कि जीन डिफेक्टिव है, उससे ये बीमारी होगी, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी गोली, दवाई, इंजेक्शन, मरहम, पट्टी, सर्जरी कुछ भी कर लो, गुरुजी के शब्दों में सर के बल खड़े भी हो जाओ, नहीं है कि हम यहां तक पहुंच जाएं और इस बिग बॉस को क्लीन कर दें, इसको मांज दें, इसको साफ कर दें। तो जब ये नहीं ठीक हो सकता, तो ये इसके सरफेस वाला नहीं ठीक होगा, और जब सरफेस वाला नहीं ठीक होगा, तो हमारी जीन खराब होगी, जो जनरेशन टू जनरेशन उतरती जाएगी और बीमारियां बढ़ती जाएंगी। और सारी ऐसी
जिसको हम लोग अपने मेडिकल टेक्स्ट बुक में कहते हैं अननोन इटियोलॉजी, की कारण अज्ञात है। जब कारण अज्ञात है तो निवारण कहाँ से ज्ञात होगा? हम खुद से मैं यथार्थ नहीं छुपा सकती, खुद से नहीं छुपा सकती। हमारी कुछ प्रोफेशनल बाइंडिंग होती है कि हमारी यही लिमिट है, इसी में जो है हमें करना है। लेकिन जब पूरा एक चक्कर पढ़ लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब हमें ये अंदर बैठा जो इस कारण को हटा नहीं सकते, तो बाहर जो शरीर में प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक कैसे कर ले जाएंगे? नहीं कर बिल्कुल। सकते, नहीं कर सकते। अब ऐसा ऐसा जीन जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है और एक एक मानव शरीर में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जीन्स हैं। तो ये एक बात हुई कि यहाँ बैठा है पूर्वज, वो कंट्रोल करता है बाहर, और जितनी प्रॉब्लम अंदर होगी उतने ही ज्यादा बाहर प्रेत एटमॉस्फेयर से अट्रैक्ट होंगे। गुरुजी के उन लेक्चर्स में ऐसा होता था। बिल्कुल अंदर जी। जितना बैठा हुआ है रुका हुआ, उतना ही ज्यादा वो बाहर वाले को बुलाएगा कि अच्छा चले तू भी आ जा, पहले से 4 थे 6 और लद लेते हैं। फिर कहे अच्छा हम मजार पे गए थे 10 और लेके आए। फिर कहे हम मायके से गए थे चलो और 15 और आ गए। फिर कहे हम उल्टी सीधी पूजा करते हैं तो उसमें से भी निकल के आ गए। कहे हम हर जगह पेड़ के नीचे मूर्ति को सर झुकाते हैं, चलो उसके नीचे से भी आ गए। और मैं इधर मेडिकल साइंस को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो प्रॉब्लम ये अगर गड़बड़ हुआ तो बाहर वाला गड़बड़ होगा। डेफिनेटली। और जितना बाहर वाला गड़बड़ होगा, हर जनरेशन में वो पहले से और ज्यादा गड़बड़ होता जाएगा। ये बात हुई। अब उसमें होता यह है कि किसी बीमारी में अगर एक मिसिंग है, कि एक गड़बड़ हुआ है, तो उसको हम प्रिसाइजली समझ लेते हैं कि ये गड़बड़ है, ये बीमारी आएगी। माँ के गर्भ से ही हम ये डायग्नोसिस निकाल सकते हैं। बढ़ते हुए 4 हफ्ते के बच्चे के अंदर से भी हम कुछ सैंपल लेकर, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है इधर की, बिल्कुल। आंसर तो हम ये पकड़ लेते हैं कि ये गड़बड़ है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि इसको ठीक कैसे करें। ठीक है। फिर होता है अक्सर एक चीज और होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा ये इतना बड़ा शरीर जो है, उसकी सूक्ष्मतम इकाई इस स्थूल शरीर की होती है सेल। उस सेल के में एक केंद्र होता है, केंद्र के अंदर बैठा है डीएनए। केंद्र के बाहर लेकिन सेल के भीतर ही एक चीज होती है जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, लेकिन वो डीएनए सिर्फ माँ से उसके बच्चों में आ सकता है, फादर से नहीं आ सकता। तो आप सोच सकते हैं कि ये समस्या जनरेशन टू जनरेशन कितनी खराब होती जाती है, कि वो माँ जो अपने मायके की तरफ से संक्रमित होके आई है पूर्वज लेके, और अब नए कुल में उतर आई है, तो वो अपने अगले जनरेशन में पिता के दोष, अपने कुल के दोष और अपने माइटोकॉन्ड्रिया के भी दोष डालती चली जाती। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका रोल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा चिकित्सा में कभी कभी गुरुजी के सामने लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी खाते तो बहुत है, लगता नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें पता होता है कि इसको इतनी सारी चीजों से एलर्जी है, इसको एक स्पेशल डाइट पे रखना है इस मरीज को। कि ये मरीज, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत कुछ सॉलिड खाना नहीं खा सकते, लिक्विड स्पेशल डाइट पे हो और व्हीलचेयर बाउंड होके जितना उनका है जीवन उतना बिता ले जाते हैं। कारण कहाँ बैठा हुआ है? वही माइटोकॉन्ड्रिया जो माँ से आया है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम होता है कि जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन को ऊर्जा में बदल देना, और फिर वो ऊर्जा शरीर के संरचना में और शरीर को स्वस्थ रखने में, बीमारियों से लड़ने में वो ऊर्जा उधर काम आती है। तो जब यहीं पे पावर हाउस ही डैमेज हो गया है, तो बच्चे भी डैमेज हो जाते हैं। अब इसको दरबार के तरीके से अगर समझा जाए, तो दरबार कहता है स्मृति चिकित्सा। इसी स्मृति को जो जनरेशन टू जनरेशन उतरती चली जाती है, और गुरुजी के सामने जाते ही, गुरुजी के सामने जाते ही जब गुरुजी कहते हैं अरे तो, अरे तुम तो फलाने की पूजा कर रही थी, तुम तो खाली यहाँ आई हो प्रक्रिया करते हैं, ऐसा होता है। फिर एक ही स्कैनर में उनके जो टीम के लोग होते हैं, गुरुदेव खुद
वो बताते हैं कि हमें ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, अक्रॉस द जनरेशंस, इस स्कूल का भी, उस स्कूल का भी, सब क्या-क्या हुआ है, सब दिखता है उनको। वो ऐसा नहीं है, अगर आप भयंकर रूप से कहें कि हम ही सही हैं, हमेशा इसी भाव में उतर जाइए, तो आप इस चीज़ को डिनायल में लेके जाएँगे कि अरे गुरुजी की चिकित्सा हमें समझ नहीं आती, मॉडर्न मेडिकल साइंस इससे बहुत अलग है। अलग नहीं है, अलग नहीं है। आपकी सोच या चेष्टा में मैल बैठा हुआ। आप जिस दर्जा 9 से जब हम विज्ञान के विद्यार्थी हो जाते हैं, हम दूसरों से अलग हो जाते हैं, बहुत फोकस या ट्रैक में चले जाते हैं। पढ़ते-पढ़ते हमारी बुद्धि हमेशा से उत्सुकता, ईमानदारी, आगे से पहले से और अच्छा होना है, इसमें ही उतरती जाती है। तो वो हमेशा से ये पर्सनैलिटी का ये ट्रेट जो है, अगर इसको बचा के रखो ईमानदार, तो गुरुजी की चिकित्सा आपको सबसे इवॉल्व लगेगी, सबसे ज़्यादा विकसित। वो जो स्कैनर में देखते हैं अपने, उनके स्कैनर को मेरे पास नाम नहीं है, मैं क्या बोलूँ? बट वैसा तो यूएसए में बैठ के भी किसी स्कैनर में वो क्षमता नहीं होती, कोई टेस्ट ऐसा नहीं होता है जो वो देख ले, जो गुरुदेव देखते हैं। और जब वो देखते हैं, कारण पकड़ते हैं, तो वो निवारण भी करते हैं। जी। हमें जब दिखता ही नहीं है या कभी दिखता है तो सिर्फ कारण दिखता है, निवारण तक हम कैसे पहुंचेंगे? वही बात है कि बाहर से धूल झाड़ दो कि सिम्टम आया है तो उसको सिम्टम के हिसाब से दवाई, इंजेक्शन, पट्टी, गोली जो भी करना है ऊपर वाला कर दो। अंदर से अगर आपका जीन्स डिफेक्टिव है या पूर्वज बैठे हुए हैं, दरबार के शब्दों में, वो दरबार ही ठीक कर सकते। जी। एक क्वेश्चन दीदी, तो मैं अभी अपनी तरफ से ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही है। एक तो जब सारिका दीदी का पहला सेशन हुआ था तो उन्होंने इतने सारी क्यूरियोसिटीज दे दी थी कि हमने पहली बार मतलब दरबार को देखने का जो एक नजरिया है, नया नजरिया, वो हमें सारिका दीदी से मिला, आपसे मिला, और उम्मीद करेंगे और भी बहुत सारे भाई बहन हैं ऐसे जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नॉलेज रखते हैं, तो उनसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम सभी के अंदर ट्रांसफर हो रहा होगा। अभी जितने भाई बहन यहाँ इस मीटिंग के अंदर हैं, पहले तो हैंड रेस करके बताएं कितने लोगों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मतलब चिकित्सा तक कंप्लीट है। हैंड रेस करके बताएं कितने भाई बहन हैं जिनकी पूर्ण चिकित्सा हो चुकी है। नौ। मुझे और दीदी को मिला दे तो 11। हैंड रेस करिएगा, नो रिएक्शन। बिल्कुल 10, 11। यूट्यूब पे जितने लोग हैं वो मी लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में मी लिख सकते हैं जितने लोगों की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। एक बात शायद आप सभी को एक आज जो दीदी ने बताया उससे समझ में आया होगा कि जो हमारी प्रक्रिया हो रही थी तो गुरुदेव ने तो बस इतना बोला, संहार संहार संहार, लेकिन उस एक शब्द के पीछे कितनी बड़ी एक साइंटिफिक प्रोसेस हुआ, कितना डीप क्लींजिंग आपकी बॉडी की हुई। मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में है, आप ये मान के चलिए एक एक सेल आपका क्लीन हो गया जब डीएनए क्लीनिंग की बात हो रही थी। उस कहते जी हमें तो 1 मिनट मिला जी गुरु जी के सामने जाने का, केवल उन्होंने ये कह दिया भाई आप ठीक है आगे बढ़ो, हरिहर हो जाओ। लेकिन जरा सोचो, गंभीरता से सोचो, 1 मिनट ही बाबा के सामने खड़े हुए थे, लेकिन कितने जबरदस्त तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, जैसे दीदी ने अभी जो चीजें एक्सप्लेन करी, उस चीज को अगर आप लॉजिक मान के अपने ऊपर टेस्ट करें, करोड़ों करोड़ों जो आपके शरीर की जो जो डैमेज्ड पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर थे, जो आने वाले लाखों साल तक, करोड़ों साल तक भी ठीक नहीं होते, क्योंकि आज तक कभी ठीक हुए नहीं। लोग जितने ज्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह से दीदी ने चीजों को एक्सप्लेन किया, हम जितने ज्यादा जन्म आगे लेते जा रहे हैं, हमारी जो बॉडीज है, हमारे जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, वो उतना ही ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। और इसीलिए जो समाज में जो आप इम्बैलेंस एक देख रहे हैं ना, जो प्रकृति के अंदर एक बैलेंस बिगड़ता हुआ आप जब देख रहे हैं, उसका लॉजिक आपको शायद
सब लोगों को समझ में आज आया होगा। तो एक बार हाथ जोड़ के माँ बाबा को धन्यवाद दे दो जहां भी बैठे हो क्योंकि समझ में तो बहुत सारी चीजें अब आई कि उस 1 मिनट के वक्त के दौरान जब बाबा के सामने हम थे, तो हवन करने के बाद बहुत सारी चीजें चली गई, संकल्प किया आपने, बहुत सारी चीजें चली गई, आपने ब्लैक मैजिक का कार्यक्रम अटेंड किया, उससे बहुत सारी चीजें चली गई, स्मृति चिकित्सा आपने की, उससे बहुत सारी चीजें चली गई, और जो भी चीज बची थी उसको बाबा ने लास्ट में पकड़ा और सबको आपके अंदर से हरिहर कर दिया। तो उस 1 मिनट के अंदर आपकी बॉडी की पूर्णतः जो क्लींजिंग हुई। और आज शायद एक बात और आपको समझ में आई होगी कि जब बाबा ने अंत में, जब आप सारी प्रक्रिया कर चुके होते हैं, तो बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते थे, आजकल शायद वो ऑडियो से होता है, कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र दरबार है जो आपको इस बात का चैलेंज कर सकता है कि आज आपका एक नया जीवन हुआ और आपके जीवन के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज आपके अंदर थी वो सारी की सारी खत्म हुई, और आप में से कोई भी व्यक्ति खड़े अपना आंख बंद करके अपने एक पूर्वज को भी नहीं देख सकता। तो उसका लॉजिक मुझे आज समझ में आया जब दीदी ने ये बताया है कि पूर्वज आपके डीएनए के अंदर होते हैं, तो बाहर वालों की तो सफाई, वो तो 5 वन वाला जो लॉजिक है दीदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 5 वन आपने किए तो डीएनए के बाहर वाली जो चीजें वो ऑटोमेटिक क्लीन हो गई, उसके लिए तो आपको गुरुदेव तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बाकी की जो आपकी चीजें थी, जो डीएनए के अंदर जो आपके पूर्वज जो बैठे होते हैं, उनकी क्लींजिंग आपकी उसी समय हो जाती है जब बाबा इस बात को कह देते हैं कि आज से आप संपूर्ण रूप से फ्री हो गए। दीदी दीक्षा के किस लेवल पे हैं और अभी, और दीक्षा के आपके थोड़े से अनुभव जो आपको लगा है इजी वे में शेयर किया जा सकता है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, तो लाइव प्रोग्राम में हमारे ऊपर बहुत सारे बंदिशें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर ऐसी चीजें अनुभव हमारे होते हैं जो हम पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकते, या यूं कहें कि गुरुदेव के आदेश भी नहीं होते हैं बहुत सारी चीजों को बताने के। जैसे दरबार में बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो आपको साधारण रूप से घूमते फिरते दिखते हैं, लेकिन उनको आप साधारण मत समझिएगा। मैं कई बार आपको कह चुका हूं, जो एटलीस्ट, चलिए मंत्र दीक्षा को तो आप छोड़ दीजिए, मंत्र दीक्षा तो आपका सिर्फ एक टेस्ट है, लेकिन तंत्र दीक्षा में जो लेवल 1 पे भी पहुंच गए, तो आप ऐसे मान के चलिएगा उनके अंदर जो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है उसका जो है वो बीजारोपण हो चुका होता है, और बीजारोपण होने के बाद उससे वो वृक्ष बनना शुरू हो जाता है। जबकि मंत्र दीक्षा, मेरा ऐसा मानना है कि आपके अंदर बीजारोपण अभी हुआ है, आप उसकी दीक्षा से अपना जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, धीरे धीरे वो जो बीज होता है वो बीज फूटकर एक छोटा सा अंकुर बनता है, तो अंकुर बनता है तो आप तंत्र लेवल के 1 में चले जाते हैं। तो तंत्र लेवल 1 में भी जितने भाई बहन पहुंच चुके हैं, आप उनको साधारण इंसान समझने की भूल मत करिएगा। देखने में आपके जैसे हमारे साधारण है क्योंकि सब गृहस्थी है, लेकिन हजारों हजार साल तपस्या करके जो फल नहीं मिलता है वो पूर्ण गुरु के संपर्क में आते ही आपको एक क्षण में मिल जाता है। एक क्षण मतलब 1 सेकंड की भी बात नहीं हो रही, एक क्षण में आपको वो मिल जाता है। और शायद अब कितनी सारी कृतज्ञता आपको माँ बाबा के प्रति व्यक्त करनी चाहिए। यार अष्टमी का दिन इतना पावन आज शुभ दिन है कि माँ की कृपा से, बाबा की कृपा से कितनी मतलब भयानक से भयानक कष्ट जो जीवन में हमारे थे। अब एक सवाल जो हम सबसे पूछते हैं कि अगर ये दरबार नहीं मिलता तो हमारे जीवन में क्या होता, ये सवाल मैं दीदी से तो पूछूंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब आज आप अपने अंदर दीजिएगा कि अगर दरबार नहीं मिलता तो क्या होता और दरबार मिलने से आपको क्या फायदा हुआ। आपसे सभी से हाथ जोड़ के मैं एक प्रार्थना करता हूं, आप गुरुदेव से संबंधित कहीं भी चर्चा हो रही हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो किसी के इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो किसी के फेसबुक पे हो, वहां पे अपने जीवन के अनुभव आप जरूर लिखिए। 2-3 लाइन में लिखिए कि करौली शंकर महादेव से दरबार से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया। जितना ज्यादा आप अपने कमेंट्स को शेयर करते हो, जितना ज्यादा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां भी आपको मौका मिले, आप इस बात को अपने अंदर से, जो आत्मा से आपकी यस निकलती है, उसको आप लिखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उसको, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जीवन से भटक गए होते हैं, लेकिन उनको एक नई रास्ता मिलती है आपके सिर्फ एक कमेंट को पढ़ के। आपका एक कमेंट किसी को दरबार से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, और उसके करोड़ों करोड़ जन्म जो पीछे हुए हैं, आगे हुए हैं, आगे होंगे, उसके परिवार के जो करोड़ों करोड़ों सदस्य हैं जो पीछे से पूर्वज बन के फंसे हुए हैं या आगे जाके फंसेंगे, उन सबसे उनको मुक्ति मिलती है। तो यही सोच के इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। जो भटके हुए हैं, माँ बाप की कृपा से उनको सद्बुद्धि मिले, और आप जैसे जो गुरु भाई बहन जिनके इतने अनुभव है वो अपने अनुभव शेयर करें, लोग सुने और उनको पता पड़े कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं। एक बात गांठ बांध लीजिएगा, कोई आपको अगर कष्ट अभी भी है, हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से कष्ट खत्म हो गए, क्योंकि सिम्टम धीरे धीरे जाते हैं, वो दीदी से हम पूछेंगे, और सारिका दीदी ने भी उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया था, दीदी से ही वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को आप दूसरों को बताने की बजाय आप माँ बाबा को बताइए, और हमेशा ऐसे ध्यान रखिएगा,
आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा मैं फोन से कृष्णा जी पे बात कर रही हूँ, कृष्णा जी तो सुन रहे हैं, लेकिन घर में जो आपके बाबा बैठे हैं वो नहीं सुन रहे हैं। उस समय आप ऐसे ही विश्वास करिए जैसे आप कृष्णा जी से बात कर रहे हैं ना फोन पे, इधर से मैं हाँ हूँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल दीदी आप सही कह रहे हैं, आपकी ये परेशानियां सॉल्व हो जाएगी। वही बात माँ भी सुन रही होती है आपके घर में बैठ के, बाबा भी सुन रहे होते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस अभी दीदी ने डीप में आपको बताया, इस बात से आपको ये सारी चीज समझ में आ जानी चाहिए। और गुरु गीता का आश्रय जरूर लीजिए। गुरु गीता पढ़ने से बहुत सारे आपके माइंड के जो कंफ्यूजन होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसकी पावर क्या है, मैंने अभी दीदी, अब मेरे पास किसी ने यूट्यूब पे एक कमेंट लिखा था, किसी ने पर्सनली व्हाट्सएप पे भी लिखा था, तो लोगों के जो रोग और कष्ट है वो सिर्फ गुरु गीता पढ़ने से दूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप पूर्ण गुरु से जुड़े हुए हैं, और आप पूर्ण गुरु की जो जो उनकी जो शक्तियां हैं, जो उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, उसको आप समझ पाते हो गुरु गीता पढ़ के, क्योंकि महादेव ने साक्षात स्वयं बोली है वो वाणी। और जब आप महादेव की वाणी स्वयं सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे जो गुरुदेव है, हमारे जो बाबा है वो कौन है, हमारी जो माँ है वो कौन है। तो जब ये प्रगाढ़ विश्वास आपके मन में हो जाता है तो आप सिर्फ एक इंसान से उस बात को, अपने कष्टों को ना बोलकर आप सीधे सीधे उनसे बोलने लग जाते हैं, तो आपकी जो समस्या है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो दीदी एक सवाल जो सबसे बार बार होता ही है कि दरबार ना मिलता तो जीवन में क्या होता? मेरे लिए तो वो मुसीबतों का, जिसका कोई आंसर नहीं था, खुद में नहीं समझ आता था, उन सब का धन्यवाद है कि मुझे दरबार मिला। और अगर मैं खुद के ऊपर कहूँ तो शायद मुझे अच्छे से याद है, कम से कम 3 बार तो बाबा जी ने मेरे प्राण बचाए हैं। जैसे कि अभी एक परसों ही हुआ था। मतलब गारंटी कि नहीं बचूंगी। अब अमेरिका है, ट्रैफिक है, बाकी आप समझदार हैं। तो मतलब बाबा जी ने बचाया है। 3 बारी तो बाबा जी ने मुझे बचाया है, खींच के मुझे यहाँ से दरबार भी बुला लिया। आप जैसे अभी कह रहे थे ना कि एक चुटकी में बाबा जी देख के सामने हम जाते हैं और चीजें ठीक होती हैं, जो बचा खुचा होता है वो भी निकल जाता है। मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि एज ए फिजिशियन, यहाँ के सिस्टम के हिसाब से मैं देखूं तो रात को इमरजेंसी रूम खुला हुआ है और बहुत मरीज हैं, ऐसे उदाहरण के तौर पर कहूं, लेकिन जो नर्स या डॉक्टर की टीम होती है वो ये डिसाइड करती है कि किसको कितनी कम प्रतीक्षा करनी है और कौन कितनी जल्दी अंदर खींच लिया जाएगा। जी। तो जितने गहरा आपका घाव, या जितना आपने बाबा को कहा बाबा आई लव यू इन माय वर्ड्स, उतना जल्दी वो नर्स और फिजिशियन आपको अंदर खींचते हैं। और बिल्कुल अगर आप गेट इमरजेंसी। पर ही बवाल कर दो, अगर आप गेट पर ही बवाल कर दो कि यहाँ तो पैसा लगेगा, या मैं इधर जाऊं इस अस्पताल की उस वाले अस्पताल जाऊं, यू आर द वन हु इज लूजिंग टाइम, नॉट नॉट द टीम। आप अपने आप को रिस्क पर रख रहे हैं, मूर्ता में आप अपना समय खो रहे हैं, आप अपने जी। कष्टों को छोड़ने के लिए उपलब्ध नहीं है। मैं इस चीज को ऐसे समझती हूँ। तो दरबार नहीं मिला होता तो मेरा प्राण तीसरी बार बचाता कौन? तीसरी बार छोड़िए, पहली बार ही कौन बचा और था? है ना, पहली बार कौन बचाता? और मैं भारत में जब तक थी, मैं मुझे गजब आकर्षण था कि मैं हमेशा दिल्ली में रही हूँ पढ़ाई जी। लिखाई के सिलसिले में, लेकिन मैं भाग भाग के बनारस जाती थी विश्वनाथ जी दर्शन कर। हम्म। हो जाती थी, परिवार वालों को तंग करती थी, 1.5-2 दिन की छुट्टी लगी, दिल्ली से बस्ता उठाया निकल लिए, जाती थी दर्शन करके वापस। अब घर वाले उसमें असहज होते थे कि भाई ये अकेले चल दे रही है, तो चलो इसको कोई बनारस में इसके साथ रहे, दिल्ली तो दिल्ली हॉस्टल है, सेफ है, लेकिन यहाँ पर ऐसे। तो मैं आती जाती रहती थी, मुझे एक गजब प्रेम, आकर्षण, शांति, काशी विश्वनाथ में, जी। पता नहीं क्यों, किस उम्र से है मालूम नहीं, बट है। तो बाबा जी का मिल जाना, माँ का वीडियो भेज देना, गुरुदेव का दर्शन पाना, बात होना, ये सब मुझे अपने जीवन का सबसे सुंदर अनुभव लगता है। इससे अच्छा मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत सुंदर। और एक चीज और कहना चाहूंगी, जी। मेडिकल साइंस और दरबार और गुरुदेव जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं चीजों को, उसको लेकर समझते हुए, जैसे कभी कभी लोग आते हैं, चिकित्सा पूरी हो गई है और गुरुजी के सामने कहते हैं गुरुजी हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, या होता था, ऐसा बात।
तो फिर गुरुजी कहते हैं, अरे चलो बेकार की स्मृति नहीं बनाओ, सब एकदम ठीक ठीक दिख रहा है, सब एकदम स्वस्थ हो चुके हो, कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा देखा होगा आपने भी। जी जी। फिर है ना, तो उसमें होता क्या है कि गुरुजी ने तो आपके डीएनए तक जाके आपको क्लीन कर दिया, पीछे का भी पूर्वज सबको जो जहां जाना था उसका मुझे सही शब्द नहीं पता, मुक्ति हो गई उनकी। आगे की जनरेशन में भी कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि आपको अब के लेवल पर क्लीन कर दिया, डीएनए में जितने लोगों को रखे हैं सबको क्लीन कर दिया, दोनों कुलों को क्लीन कर दिया, हर कुछ हो जाता। लेकिन ये डीएनए का डैमेज मेडिकल साइंस इसको एक्सप्लेन कैसे करता है कि या तो ये जनरेशन टू जनरेशन पहले से उतर के आ रहा होता। नंबर एक, दरबार ने उसको क्लीन कर दिया। अब आप वहां खड़े होके कहते हो मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, अनायास स्मृति मत करो। बिकॉज जब आप अपनी उस बीमारी को जिससे पीड़ित थे और छूट नहीं पा रहे थे, कोई डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता था, उसको याद करते हैं उस बीमारी को, तो आपको स्ट्रेस हो रहा होता है। और जब स्ट्रेस होता है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है बस उसी वक्त शरीर में सूक्ष्मतम लेवल पर, इस स्थूल शरीर में डिस्टरबेंसेस जो आती है उससे आपका डीएनए डैमेज हो सकता है। जो जितना ज्यादा स्ट्रेस में जाएगा उसका डीएनए उतना ही डैमेज। और आप स्मृतियों में जाते हैं कि हमारे को ये था या हो रहा है, उस वहम में जाएंगे, भ्रम में जाएंगे, तो स्ट्रेस में जाएंगे। जब स्ट्रेस में जाएंगे तो फिर से अपने सुंदर क्लीन डीएनए को आप वाकई में एक वल्नरेबल सिचुएशन में बुला के डाल रहे होते हैं कि आ जाओ, फिर से हमने याद किया है, फिर से स्ट्रेस में गए और डीएनए जो है डैमेज हो जाएगा। इसीलिए पिता के रूप में खड़े गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं अनायास की स्मृति मत। उन्होंने माँ की जैसा आपको क्लीन कर दिया, आपका जतन कर दिया, लालन पालन कर दिया, न्यूट्रिशन दे दिया, अब वो बिल्कुल। फादर के रोल में भी उतर आए। उन्होंने बोला अनायास स्मृति मत बन। उन्होंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन आपको भी जिम्मेदार होना है कि आप अनायास पीछे भूत में मत जाओ, वर्तमान में रहो, अपनी पूरी पूरी क्षमताओं को यूटिलाइज करो, उसी में खुशी। काफी कुछ समझ में आता है दरबार की चिकित्सा, गुरुदेव की बातचीत से बहुत कुछ आप समझ सकते हैं मेडिकल साइंस को, बहुत कुछ। मैं सूक्ष्म का कुछ नहीं जानती, मैं उस काबिल नहीं हूँ, बट मैं इधर को उधर समझने की कोशिश करती हूँ और आंसर मिलते हैं। जी जी। एक क्वेश्चन भी अब दीदी पहले बीच में पूछ लेता हूँ मैं आपसे। श्योर। इस समय यूएसए में क्या टाइम हो रहा है? आई लव दैट क्वेश्चन। सुबह के 3:45 बज रहे हैं और मैं 2 बजे 2 AM बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम से बैठी हुई हूँ। बिल्कुल। अब इतना कभी मुझसे कौन करा सकता है बाबा जी, मुझसे इतना कोई और नहीं करा सकता, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, ये तो बाबा करा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना मेरी ऊर्जा का क्या स्तर है इस वक्त, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बाबा जी करा क्योंकि रहे हैं। हम तो आराम से दोपहर में 1:15 पे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय ऑपोजिट है एकदम, टाइम ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। हाँ, और मैं जी आपको बताऊं कि मेरा ना इतना लोगों से मिलने का, कनेक्ट करने का नेचर नहीं है, बात करने का, जी व्यस्त जीवन। और बिल्कुल। किससे क्या बात करूं, कोई टॉपिक भी तो होना चाहिए। लेकिन दरबार की कुछ बहुत अच्छी अच्छी भक्तों से बाबा ने मुझे जोड़ा है, एकदम अतार्किक, कि कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, कोई संबंध नहीं। लेकिन ये जुटे ऐसे हैं कि वो मेरा 2 घंटा कोई ले ले फिर भी मेरी रुचि नहीं खत्म होगी। बिल्कुल, बात खत्म कुछ नहीं होगी। ऐसे ऐसे गुरु भाई हैं मेरे जो जी इतना, जी। मतलब मैं उनकी दीदी ही हूँ वाकई में, इतने बिल्कुल। अच्छे अच्छे लोग। जी तो दरबार है, उसका आकर्षण है, और उसकी समझ अगर हो जाए तो बाबा जी की बहुत कृपा। जी। बस उसी वही वही अच्छा लगता है, वही 2 AM से 4 AM जो बैठ गई आपकी इस मंडली में, वही जी है कि वो बाबा जी केंद्र बिल्कुल। में बैठे हुए, माँ बैठी है, गुरुदेव दिख रहे हैं। डेफिनेटली। अभी दीदी थोड़ी देर पहले जो आपने बताया कि गुरुदेव जब बोलते हैं कि फालतू की स्मृति मत बनाओ, तो बाबा मन की बात सब जानते हैं। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया था कि चिकित्सा के बाद अगर कोई गलत सोचे तो उसका हमारे पर क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं साइकोलॉजिकली आपसे पूछना चाह रहा था, और उसका जवाब आपने स्वयं से, बाबा ने आपसे दिला दिया कि जब आपकी पूर्ण चिकित्सा हो गई, गुरुजी कह रहे हैं कुछ भी नहीं बचा है बेटा, है ही नहीं। तो पहली बात तो हमें, अगर इसको लॉजिकली आप भक्ति भाव से भी जोड़ के देख सकते हैं, और अगर आप ज्ञान भाव से जोड़ेंगे तो दोनों चीजों का अलग अलग रोल है। आप दोनों से जोड़ के देखिए। पहले भक्ति भाव से जोड़िए कि जब गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ हरियर हो गया,
लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। तो पहले इसको मन को मनाने के लिए आप ये समझिए कि गुरुदेव जो बोल रहे हैं आपको, वो गुरुदेव जो शरीर में दिख रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि आपके जो गुरुदेव है, पूर्ण गुरु है, वो कौन है। पूर्ण गुरु वो हैं जिनकी प्रेरणा से, जिनके कृपा प्रसाद से ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। अगर गुरुदेव ये बोल देना कर ब्रह्मा फ्रीज, स्टैच्यू, स्टैच्यू शायद वर्ड से शायद आपको याद आया होगा, जब बाबा बोलते हैं ना स्तंभित, कैसे करके कुछ करते हैं वो मुद्रा, स्तंभित का मतलब हुआ स्टैच्यू, हिल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। वो दिखने में तो आपको जो सामने दिखते हैं कि वो ऐसा लगता है कि हमारे जैसे तो साधारण व्यक्ति है, लेकिन जब उन्होंने ये बोल दिया ना विष्णु स्तंभित, मतलब विष्णु स्तंभित, और अगर गुरुदेव कह के भूल जाए तो विष्णु तब तक स्तंभित है जब तक गुरुदेव को याद ना आ जाए। इस बात को आपको मन में बसा के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द है ये महादेव के शब्द है साक्षात। तो जब गुरुदेव ने बोला कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ हरिहर है, तो आपको उस समय उस चीज को मान लेना चाहिए कि अगर गुरुदेव ने बोला है सब कुछ हरिहर है, मतलब सब कुछ खत्म है। फालतू का भ्रम आपको बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए। और जब आप भ्रम को पालते हैं तो गुरु दीदी ने कितनी अच्छी तरह से ये इस चीज का जवाब दिया है कि जब उस चीज को आप बार बार रिकॉल करेंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार उस चीज के ऊपर फालतू की स्मृति बनाएंगे, तो आप स्ट्रेस में जाएंगे। और जैसे ही आप स्ट्रेस में जाएंगे तो फिर से वही आपके डीएनए के साथ में खिलवाड़ होगा, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स का जो जनरेशन होगा, सेल्स इंपैक्ट होंगे, और जब सेल्स आपके नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे तो नेचुरली आपकी पूरी जो लाइफ है वो फिर से डिस्ट्रॉय होगी, फिर से वो है जो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो आएगा। इसीलिए अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छी स्मृति बनाइए, जैसे गुरुदेव कहते हैं, बस माँ बाबा का भजन करिए। लेकिन दीदी एक स्ट्रेस की बात आई है, तो स्ट्रेस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं करूंगा। हमारे मन में एक भाव आता है कि आज हमारे सामने गुरुदेव की हम पूजा कर रहे हैं, बाबा की हम पूजा कर रहे हैं, गुरुदेव से आशय मेरा बाबा से है, बाबा की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाबा हमारे सामने नहीं है। और जब हम अत्यंत भक्ति भाव में होते हैं, हमारे अंदर मन में कष्ट भी होता है, हम रो भी रहे होते हैं, अंदर से बहुत ज्यादा पीड़ा भी होती है कि काश गुरुदेव आपको हम देख पाते, आपसे हम मिल पाते, आपके चरण छू पाते। या हमारे मन में ऐसे भी भाव होते हैं अंदर अंदर कि बाबा माँ आपकी कृपा से जीवन में करोड़ों कष्ट थे वो चले गए, लेकिन उस समय हमारे जो है वो अंदर से आंसू ही निकलते हैं, और मन में एक कोई अंदर है ना, एक वेदना जैसा हमको महसूस होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वो स्ट्रेस नहीं है? है जी। मैंने आपसे कहा कि बाबा जी हो, माँ है, गुरुदेव है। जैसे हम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को कहते हैं कि ये मेरे पिता का नाम है, ये माँ का नाम है, उसी तरीके से हम कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक में नहीं जानती, मैं बहुत सांसारिक व्यक्ति हूँ, लेकिन पूजा पाठ में, भाव में, प्रार्थना में, लाइलाज चीजों में, दुख में, अवसाद में, अकेलेपन में, हर वक्त, हर खुशी में जो हमेशा साथ है, वो है हमारे दरबार में हमारे बाबा जी, माँ और गुरुदेव जो हमारे हृदय में बसते। बात यहां तक जो आई, आपके प्रश्न का जवाब दूं मैं प्रिसाइजली, कि जो हम वेदना में चले जाते हैं, क्या वो स्ट्रेस नहीं है? अगर ईमानदारी है तो वो वेदना इतनी गहरी होती है कि हृदय से लेके नाभि तक और सर तक दौड़ रही होती। सबके भीड़ के बीच में भी हम अकेले हो सकते हैं और भूल जाएंगे कि मेरे अंदर कोई क्षमता भी। फिर उस वक्त जो जिसको आपने सब कुछ सौंप दिया है, वो उस गहराई को आपसे कहे, पहले आप कहें, आप उनसे कुछ कहें प्रार्थनाओं में, उसके पहले वो स्कैन कर चुके होते हैं आप। इसको इस वक्त एहसास देने की जरूरत है कि हम अभी भी साथ। वही उस रोते हुए एपिसोड में से फिर आप किसी अकेलेपन से निकल के बाहर जो आते हैं, बाहर कुछ नहीं बदला होता है, अंदर आप बदल चुके होते हैं, क्योंकि आपको उस वक्त गुरु संबल दे रहे हो। ये तुम्हारा पावर हाउस है। डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट। ऐसा नहीं है कि दरबार की प्रक्रिया पूरी हो जाए या ना हो जाए, इसमें से हर व्यक्ति गुजरता है, सबके लाइफ में स्ट्रेस, लेकिन वो जो हमारे अंदर एक रियलाइजेशन हमेशा ले आता है, वो बाबा जी और माँ और गुरुदेव हैं, हम हैं। इससे भी बुरे वक्त में तुम थे, हमने निकाला तुमको। बी थैंकफुल, हमेशा अपने भाव में रखो, हम हमेशा तुम्हारे साथ। चाहे वो लंबा चलने वाला कोई चिंता या दुख हो, या तुरंत प्राण के संकट बन जाए, जो मेरे साथ हुआ है एक दो बार, वो उस वक्त जो आते हैं आपके बुलाने से पहले ही, वो अनुभव में आते जी। चिंतन में हमेशा चलते हैं, चिकित्सा हमेशा होती रहती है। बाबा इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आई वुड नॉट से कि हम गए और हमने
ये चेक बुक में से इतना चेक दे दिया और हमने ये प्रोसेस कर दिया। चिकित्सा एक कंटिन्यूअस रोज रोज में, हमेशा में, जैसे जैसे हम सोच में, भाव में रखते हैं, क्लींजिंग लगातार चल रही, जी। हमेशा चल। आपके प्रश्न का जो गहरा दर्द होता है ना, वही गहरा संकल्प भी बनता है। जैसे हम्म। हम भीड़ में अपने दुखों के कारण अकेले हो जाते हैं और सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस अकेलेपन में हमारे अंदर ये गहरा भाव आता है, हमारा संकल्प बहुत गहरा हो जाता है। ड्राइव करते समय भी संकल्प हो सकता है, हाँ। बच्चों के बीच में मरीज देखते हुए भी संकल्प हो सकता है, संकल्प के समय लाइव होते हुए भी संकल्प हो सकता है, क्योंकि हमारा दरबार का शक्तियां तो लाइव आपके साथ है ना। आप बिल्कुल। कहीं भी बैठे रहो, उस दुख का भी धन्यवाद दो कि इस वक्त वो मेंटल आइसोलेशन में लेके चला गया कि हम सारे डिस्ट्रैक्शन से अलग हो गए हैं, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य की सोच में आ चुके हैं। वही तो संकल्प है, वही तो संकल्प। बिल्कुल। संकल्प तो भाव में पहले आना चाहिए। बिल्कुल। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। दीदी, स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों को आप कैसे देखती हैं, और इनके बीच में जो एक आम इंसान को जो अंतर समझना चाहिए, वो कैसे समझे? सूक्ष्म का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, ऑनेस्टली हम्म। स्पीक। मैं पूरी हम्म। तरीके से, ये वाला परिप्रेक्ष्य बाबा माँ और गुरुदेव का विभाग है, मैं हम्म। नहीं जानती उसको। वो जो कहते हैं वो पूरी पूरी तरीके से मैं उसमें ओतप्रोत हूँ, वो पूरा विश्वास से समझती हूँ। हम्म। लेकिन अगर स्थूल की आप बात करें, तो स्थूल और सूक्ष्म सेपरेट नहीं है। जो स्थूल में जहां पर हमारी सीमाएं रुकी हुई हैं, बस वहीं से हम्म। सूक्ष्म का दरवाजा खुला हुआ है। आप हम्म। उपलब्ध तो हो, हम्म। आप उपलब्ध तो हो। अब भाई गुरुजी के सामने जाओ और इधर उधर की बात करने लगो, तो मुझे फिर वो वैसे ही लगता है कि भाई मरीज को टाँके लगाने की जरूरत है, लेकिन ये बेड पर लेटने तक को तैयार नहीं। इसको क्या कोई टाँके लगाएगा? इसको क्या कोई टाँके लगाएगा? हाँ, इसके लिए तो पहले 4 वार्ड बॉय चाहिए जो पकड़ के दौड़ के इसको कैप्चर करके ले आए, इसको बेड पे पिन डाउन किया जाए, 4 लोग सिक्योर किए रहे, फिर से इसको जो है एनेस्थीसिया दिया जाएगा और तब टाँका लगेगा। वो प्रतिवाद करने वाले मरीज, प्रतिरोध करने वाले मरीज ऐसे। तो गुरु जी के सामने जाके जब आप अनर्गल बातें करने लगते हैं, कुछ तो मरीज होते हैं जो उनका बौद्धिक मतलब उस वक्त वैसी बात ही होती है उनके अंदर। हम्म। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें पूर्ण विश्वास को चेक करना होता है। हम्म। तो वो जो चेक वाले भाव में आप जाएंगे तो आप टाइम लूज कर रहे हैं, गुरु जी थोड़ी। हम्म। बिल्कुल। फिर गुरु जी बहुत सारे मैंने देखा है कैंसर के मरीज होते हैं, हम्म। मॉडर्न मेडिकल साइंस स्कैन करके आपको बता सकता है कि कैंसर किस स्टेज में है, बायोप्सी करके ये बता सकता है कि ये किस अंग का कैंसर है और कितना खतरनाक है। या हम लोग हम्म। तो यहाँ सीधा मरीज को बताते हैं कि कितने साल तुम्हें, कितने महीने तुम्हें बचे हुए हैं। उसके हम्म। बाद हम उतरते हैं ये कहने में कि तुम चिकित्सा कराओगे कि नहीं, या तुम्हारे चिकित्सा का ये ऑप्शन है। हम्म। प्रॉब्लम ये है मेडिकल साइंस के साथ कि हम लोग ट्यूमर को टारगेट करते हैं, लेकिन ट्यूमर को जलाने में ट्यूमर को ये नहीं पता होता, दवा को ये नहीं पता होता है कि सिर्फ ट्यूमर को जलाना है या शरीर को भी जलाना है। शरीर बिल्कुल। भी जलता है। ये है कीमोथेरेपी। हम्म। ठीक है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, बहुत कुछ टारगेटेड भी अब देने लग गए हैं यहाँ यूएसए में। लेकिन हम्म। उस सब का भी परिणाम क्वेश्चनेबल है। ऐसा हम मरीज से पहले ही कंसेंट साइन करा लेते हैं कि भाई हम्म। हमारी बेस्ट एबिलिटी के साथ ये उपलब्ध है, तुम राजी हो तो बोलो, हम्म। उसका ये साइड इफेक्ट। गुरु जी के पास जाते हैं, और ये कैंसर होता क्यों है? बॉडी में कैंसर ना हो इसके लिए एक बॉडी, ईश्वर ने उसमें एक तारतम्य बनाया हुआ। उस तारतम्य शरीर में के अंदर कुछ प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं कि वो क्षमता अगर आप उसको तोड़ो नहीं या पूर्वज तोड़े नहीं, तो वो क्षमता हमेशा आपकी प्रोटेक्शन में, काम में कारगर रहती है। जी। तो अगर वही तारतम्य, उसको हम लोग P53 प्रोटीन कहते हैं। P53 प्रोटीन है, उसका काम ही है कि तमाम प्रकार के कैंसरों को होने से पहले ही वो धोता पोछता रहता है शरीर। लेकिन स्ट्रेस की वजह से, डीएनए डैमेज जो हुआ, पहले से जो पूर्वज बैठे हुए, माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे जो दोष आए, हम्म। या हमने इधर उधर भाग के तमाम नेगेटिविटी बटोर ली और रोज अकेले में बैठ के 2-4 लोगों को उनके बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं, अपने समय को सकारात्मक यूज नहीं कर रहे हैं।
कहने जी। का मतलब अपने जीवन को हमने खुद ही पूरे प्रयास से अच्छे से यूज नहीं किया, तो वो P53 जो है स्ट्रेस के कारण डिसरेगुलेट हो जाता। और जब हुँ, वो हुँ। डिसरेगुलेट हुआ, वो संतुलन बिगड़ा, तो उसके बाद तराजू ऐसे या ऐसे जो गया, तो शरीर में फिर वो कंट्रोल नहीं रह जाता कि शरीर कैंसर से लड़ सके। हम लोग सारे रोज प्रदूषण में, तमाम तरीके के स्ट्रेस में सब लोग एक्सपोज होते हैं। जी। तो बाहर से चीजें आई और हमने अंदर से पहले से तराजू अपना बिगाड़ रखा है। बस उसी वक्त जो है शरीर को हमने ये चैलेंज दे दिया कि अब कैंसर हो सकता है। तो ये P53 के लेवल पे जो डैमेज होता है ना, इसको हुँ, हम लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं टारगेट करते। हम हुँ, ट्यूमर को टारगेट करते हैं, बट ट्यूमर हुआ क्यों है, हुँ, इसको टारगेट करने के लिए जीन थेरेपी होती है। जीन हुँ, थेरेपी अभी एक वैज्ञानिक अनुसंधान का मामला है, हुँ। चल रहा है, कुछ कुछ जी। सफलताएं हैं, लेकिन उसको उतनी सफलता अभी नहीं मिली है, या वो अमेरिका में भी बहुत महंगा है कि सब लोग जितने को जरूरत है वो है ही नहीं, और उतना इवॉल्व नहीं हुआ है जितना कैंसर हर जगह है। हुँ, तो जो P53 लेवल का जो जीन है, उसका जो डैमेज है, उसको तो हम ठीक कर नहीं सकते, वो अंदर पड़ा हुआ है। अगेन वही जो मैंने जी। आपको डीएनए मॉडल दिखाया, हुँ, अंदर वाला हुँ, बॉस बैठा हुआ है। बाहर से हुँ, हमने ट्यूमर को काट छाट के निकाल लिया, कह लो हुँ, अगल हुँ, बगल के अंग में भी कैंसर फैल गया था, हमने वो भी काट छाट के निकाल लिया। हमने हुँ, बाहर से कीमोथेरेपी भी दे दी, रेडियोथेरेपी भी दे दी, जलाने फूकने सबका काम कर दिया। हुँ, साधारण शब्दों में कहूँ तो मरीज को पहले से ही बता के रखा है कि ये साइड इफेक्ट हुए, हम कोशिश करेंगे मैनेज कर ले जाए, बस इतने परसेंट डेटा भी दिखाते हैं कि डेटा देखो ये हो सकता है, तुम्हारे को जीवन इतने दिन बचा हुआ है, ये हुँ, करोगे, ये वाला ट्रीटमेंट लोगे तो इतने महीने, नहीं लोगे तो इतने महीने। अब हुँ, मरीज बेचारा सारे संसाधन अपने इकट्ठा करके वो सारा मेडिकल जो भी ऑप्शन है वो अपना चलता है उसका। हुँ, हुँ, P53 को तो नहीं टच किया ना हमने, उस जीन हुँ, को हुँ, तो हम हुँ। पकड़ ही नहीं सकते जो अंदर बैठा हुआ है बिग बॉस। जी। अब जब गुरुजी के सामने हम जाते हैं, गुरुजी वो जो हुँ, कुछ भी जो इट ही इज जस्ट सो इम्प्रेसिव। तो हुँ, जब वो जो चिकित्सा उनकी लेवल की उनकी तरीके से होती, अगर हुँ, उसको आप पूरे पूरे विश्वास में बैठा लो, तो हमारा ब्रेन भी ऐसा होता है ना कि इस बाहर वाले ब्रेन के अंदर एक ब्रेन होता है, तो जो हुँ, सोचते विचारते हैं वो अंदर गया, लेकिन उसके अंदर जब गया तो विश्वास बन जाता है, वो हमारा सबकॉन्शियस बन जाता है, और हुँ, फिर वो चीजें फलीभूत होने लगती है। हुँ, हुँ, ठीक है, तो P53 को रेगुलेट या क्लीन करके फिर से हुँ, उसके क्षमताओं के बराबर का उसको काम देने की कार्यशैली दरबार के पास है, मेडिकल साइंस के पास नहीं है। हुँ, इसीलिए कैंसर को काट छाट के निकाल देने के बावजूद भी हुँ, कैंसर दोबारा से हो गया है, हो गया शरीर है। में कहीं और फैल गया है, या मरीज बचा नहीं मर गया, या सर्जरी ही नहीं सरवाइव कर पाए, या हुँ, कीमोथेरेपी होते होते उसके साइड इफेक्ट से मर गया, या बिल्कुल। तो सब कुछ इतना महंगा है कि उसके परिवारजन स्ट्रेस में आते गए, और जीन तो पहले से ही उसका डैमेज है, बच्चों हुँ, में भी उतरा है, तो बच्चों में भी स्ट्रेस होगा आगे, अभी नहीं 25 साल बाद वही कैंसर में। तो जब आप हुँ, गुरुदेव के पास जाते हैं, डीएनए पाथ में पूरा परिवार है आपका, जी। सबकी क्लीनिंग एक लेवल पर जो होती है, तो सबके हुँ, उनके उनके P53 उनके लेवल पर उनके चेयर पर क्लीन करके बैठा दिए जाते हैं कि अब बिल्कुल। बैठो, अपना काम करो, और गुरुदेव के सामने जाके ऐसे भक्त लोग कहे गुरुजी हमें ये वाले कैंसर, ये तकलीफ, यहाँ यहाँ सर्जरी, गुरुजी बोले अब कुछ नहीं, मत हुँ, सोचो, स्मृति हुँ, मत हुँ, बनाओ, मतलब P53 को फिर से स्ट्रेस में मत डालो। हुँ, ये बात मैं सूक्ष्म का कुछ नहीं जानती, बट इधर का जानती हूँ अपना, हुँ, हुँ, और उसको बिल्कुल। कनेक्ट कर ले जाती हूँ। हुँ, सूक्ष्म को जानने के लिए बहुत क्षमता होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है वो। हुँ, हुँ, वो तो गुरु कृपा में मिलती है ना। हुँ, हमारी हुँ, वो तो बाबा जी बिल्कुल। की इच्छा है, वो तो बाबा हुँ, जी की हुँ, इच्छा है। बिल्कुल, धीरे-धीरे बढ़ेंगे वहाँ तक भी। बाबा मेरे साथ खींचेंगे जो अपने आप। भी मेरे साथ जो भी हुआ है ना, मैं खुद में आश्चर्य करती हूँ कि अच्छा हुँ, ऐसा हुँ, माध्यम कोई भक्त बन गया हो, मेरी बात गुरुदेव तक रख दी हो, गुरुजी ने खुद ही भीड़ में से बुला लिया हो, ऐसा हुआ है, लेकिन मैं कभी नहीं सोची कि ये मैं। हुँ, हुँ, अभी आपने पूछा था बिल्कुल। ना कि तंत्र लेवल 1 का दीक्षा का जी, जी। एक्सपीरियंस अभी सर, मैं गुरु पूर्णिमा के समय दरबार गई थी,
जुलाई में जो गुरु पूर्णिमा थी 5 जुलाई को, तो सब कहे आ गई हो तंत्र की दीक्षा ले लेना। तो मैं तंत्र की दीक्षा, ये एकदम सांसारिक इंसान, ना पूजा ना पाठ, दिन भर भागना दौड़ना, ये वो, कभी खाना कभी ना खाना, खाने तक तक का समय नहीं, मैं कैसे तंत्र। तो फिर मेरी मम्मी आई हुई थी दरबार में, मम्मी ने कहा चित्रा वहां एक काउंटर है, वहां पर एक फॉर्म दिख रहा है, वो किस चीज का फॉर्म है। मैंने कहा अरे मुझे नहीं मालूम, एक दूसरा गुरु भाई है जिनको मैं जानती हूँ, उनसे पूछ के बताती हूँ, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगी मम्मी। तो उसको पूछा तो कह रहे अरे आपको चाहिए मैं आपको दिलाता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर हुआ ये कि गोपाल भैया है ना, गोपाल भैया बोले दीदी आप फोटो खिंचा रही। मैंने कहा किस चीज की फोटो। तो कहते अरे तंत्र दीक्षा लेने के लिए गुरु पूर्णिमा में आई है, ले लीजिए। मैंने कहा गोपाल भैया मैं जाऊँ फोटो की लाइन में लगने, मुझसे नहीं होगा, और मुझे मुझे लगता नहीं कि मेरा सिलेक्शन है। तो कहते अरे दीदी चलो तुम्हारा फोटो खिंचा देता हूँ। फोटो खिंच गई। अब उसके बाद मेरे को तंत्र दीक्षा का फॉर्म लेना है, खिड़की खुली है बंद है, और भाई मेरे हिसाब से गर्मी भी है भीड़ भी है, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जब अंदर से ही मालूम है मैं उस काबिल नहीं हूँ तो मैं क्या करने वाली हूँ। सही है। फिर मुझे तंत्र दीक्षा का फॉर्म किसने दिया, हाँ ये दरबार के सिंगर जो है पाठक जी, अच्छा वो अच्छा। उधर से गुजर रहे थे और मैं लाइन में कि हो सकता है कि खिड़की खुलेगी मिलेगा। तो उन्होंने कहा अरे आपके रूम तक किसी लड़के से भिजवा देता हूँ, और मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा, तो बाबा जी ने वो भी अरेंज कर दिया। बाबा जी ने वो भी अरेंज कर दिया। अब मैं सोचूं हे भगवान अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब मुझे जो है 5 दिन के लिए दरबार आई थी, और जब मैं भारत आती हूँ तो मैं सिर्फ दरबार में रहती हूँ, मैं ना ससुराल जाती हूँ ना मायके जाती हम्म हूँ। इंडिया आने का समय बहुत कम मिलता है और वो पूरा दरबार के लिए होता है। तो मैं हम्म सोचू 5 दिन में मैं क्या क्या कर लूं, और जिस दिन तंत्र की दीक्षा होनी है उसी दिन मुझे जो है महाहवन भी करना है। मैं हम्म करूं क्या। अब इधर गोपाल भैया के बीच में, उधर पंडितों के बीच में, इधर गुरु जी कब आएंगे कब होगा। मैं लिटरली माँ के दरबार से बाबा जी के दरबार में ऐसे ही बैक एंड फोर्थ शटल कर रही थी कि पहले वो वाला कर लूं पहले ये वाला। हम्म होते 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 ये हुआ, पंडित जी ने बोला कि गुरु जी को आने में लगता है विलम्ब है, आप चली जाइए महाहवन कर। हम्म महाहवन करने के लिए महाहवन हुआ, वहां से एकदम भागती हुई बाबा जी के दरबार आई। और मैंने कहा इन्हीं गुरु भाइयों को, मैंने कहा ऐसा है कि मैं लाइन में नहीं लगने जाऊंगी, बहुत बेइज्जती होगी, सिलेक्शन होने वाला है नहीं, मुझे अपना असलियत मालूम है। हम्म होगा होगा नहीं, मुझे अपनी असलियत हम्म मालूम है। बस जब तक मैं जो है ना, इधर गुरु जी गए और उसके बाद जो महिला पीएसओ है ना, वो पहचानते हैं मुझे, तो उसने बोला चलिए इधर से अंदर चलिए, तो मैं चली गई अंदर। अब जगह भी ऐसी मिली कि जो 4 महिलाएं खड़ी थी, तंत्र दीक्षा जो शुरू हुई थी, आई वॉज द फर्स्ट। वो 4 की पहले की 4 की बैच की लाइन में भी मैं पहली, और अंदर से इतनी डरी हुई, जो आप कह रहे हैं ना कि स्ट्रेस जो होता है, अंदर से इतनी डरी हुई। फिर वही भाव, बाबा मैं नहीं आप जाओ, जो करो आप। मुझे कुछ नहीं पता बाबा जी, हाँ सब लोग मुझे जानते हैं, और तो और इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा है, मुझे नहीं मालूम, असलियत आप ही जानते हो। तो गुरु जी ने सेलेक्ट भी कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया, वो बाबा जी। बिल्कुल। माँ, मैं बिल्कुल। बोलती हूँ ना कि देखो उन बाबा जी और माँ को अगर मन में कोई भाव आ रहा है तो जवाब तो गुरुदेव देते हैं, एग्जीक्यूट हो दिखता है कि वो करे। बिल्कुल। मैंने नहीं किया, मैं अभी भी मुझे नहीं लगता कि आई एम नो वन, नो। आप लोगों को लगता है ना कि कुछ जानकारी है वो, मुझे नहीं लगता। सब बाबा जी की इच्छा है, माँ की इच्छा है। गुरुदेव बोलते हैं डीएनए ब्रेक करने का, कैसे पॉसिबल है? ये तो मैंने आपको बोला ना, तो कम नहीं तो। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे गुरु जी कहते हैं कि डीएनए ब्रेक हो रहा है, तो आप उस एनर्जी के पाथ में से इतने लोगों को निकाल। जी। अगर जैसे 10 लोग हैं, लेकिन उस 10 में ऊर्जा अगर बांटनी है तो एक एक के पास कम रह जाएगी। और मामला अगर आपका गंभीर है एक अमुक व्यक्ति के लिए, तो उसी को सारी दो। जी। इसलिए कम से कम को अपने साथ उस व्यक्ति के साथ रखो, ताकि पूरा जो हवन और प्रोसेस का जो एनर्जी आता है वो कम ही से कम लोगों में बटे, और जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है उसको अधिक से अधिक ऊर्जा मिले। जितनी ऊर्जा होगी उतनी जल्दी चिकित्सा होगी, उतनी जल्दी आप बाहर निकल जाओगे।
ये वाली बात से मुझे वो समझ में आता है कि डीएनए ब्रेक करना। दूसरा ये कि डीएनए कहीं कहीं जो कंटेमिनेट होके जुड़ा होता है, उसको जैसे अब मान लीजिए, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि आप कभी ये मत कहिए कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उनको बोलिए आप अपने लिए बाबा जी से, माँ से प्रार्थना। उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे दोस्तों में से कोई किसी के साथ कोई सिचुएशन आई, मैं अनुभव में हूँ, तो मैंने मदद करने की इच्छा रखी है, तो मैंने उसको कहा कि अरे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, और उसका पूरा ब्यौरा मैं पहले से जान रही हूँ कि उसके कष्ट क्या क्या है। तो जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, ईमानदारी चाहिए ना, तो उसका भाव आपके अंदर ट्रेवल कर जाता है, उसका स्ट्रेस आपके अंदर ट्रेवल कर जाता है, और जब वो स्ट्रेस ट्रेवल कर जाता है, अगेन वही डीएनए जिसको दरबार की प्रक्रिया में जाके आपने क्लीन किया है, उसी को फिर से आप चुनौती दे रहे होते कि उसका दुख मेरे मन में है, प्रार्थना मैं कर रही हूँ, स्ट्रेस में मैं हूँ। मेडिकल साइंस से ये प्रूवन है कि स्ट्रेस में गए तो डीएनए डैमेज। आपका जो पूरा प्रक्रिया था, सुंदर डीएनए बनाया गया था, आपने सब प्रयास किया, भक्ति भाव में गए, वो फिर से चैलेंज में चला है, तो आप फिर से बीमार हो सकते हैं। तो गुरु जी की वो बात कि दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करो, ये मुझे समझ में आती है। अनलेस कि आप उसी ऊर्जा के पथ में बैठे हैं, आपका डीएनए का हिस्सा है वो, आपको जी दूसरे जी की प्रार्थना नहीं करनी, उनको रास्ता दिखाना है कि आप करें। जी। बहुत सारे लोग दीदी जो ऑटो इम्यून डिजीज की हम बात करते हैं, जैसे टाइप 1 ऑटो इम्यून डिजीज है, डायबिटीज, तो इसको पूर्वज से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वो किसी मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन्स के अंदर ही क्यों होता है? सो ऑटो इम्यूनिटी मुझे कभी नहीं था, मुझे कभी नहीं था। फिर 2020 की बात है, 19 नहीं 2017 की बात है। मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम आने लग गए थे कि मुझे लगा कि अच्छा मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो रही। गई, टेस्ट कराई, पकड़ा गया थायराइड खराब है। तो ये अमेरिका है ना, थायराइड खराब है तो उसके पीछे कारण क्या है ये हम टेस्ट में जान सकते हैं। तो उसके आगे का टेस्ट हुआ जब, तो पता चला रही ये तो भयंकर ऑटो इम्यूनिटी निकली। अब फिर बहुत हैवी डोज की दवाई चली, मुझे सिम्टम बहुत आ रहे थे तो काफी हैवी डोज चलाया। फिर वो हैवी डोज मैं पूरा अपना लेती थी, क्या करूं। फिर हुआ ये कि रोज रोज मुझे बर्डन लगता था कि सुबह खाली पेट एक दवाई लेना, और जिसका साइड इफेक्ट भी मुझे पता है चल रहा है, और केंद्र में बैठा है ऑटो इम्यूनिटी, तो ये दवाई तो ऊपर से सिम्टम जो है कि मुझे थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ है उसको ठीक कर दे, लेकिन वो फिर खराब कौन कर रहा है, वो चीज को ये ठीक नहीं कर सकता। जी इस तरीके से, लेकिन दवाई लेना है, दवाई चल रही है। फिर हुआ क्या, 2019 आया, मैं दरबार गई, अपना वो थायराइड का दवाई लेके गई, और वहां जाके मैंने सोचा था कि वहां इंडिया में गर्मी हो सकती है, अकेला भी हूँ, तबीयत खराब ना हो, तो दवाई खाना जरूरी है, तो मैं दवाई लेके गई। वहां के कार्यक्रमों में इतना रम गई कि दवाई एकदम साइड हो गई, भूल गई। फिर यहाँ आई, थायराइड का कोई सिम्टम नहीं लग रहा था। फिर साल भर बीता, तो साल में एक बार हॉस्पिटल की तरफ से हम लोगों का चेकअप होता है। उस चेकअप में ब्लड टेस्ट हुआ, तो जब रिपोर्ट आई तो मुझसे जो मेरे फिजिशियन है उसने पूछा, चित्रा तुम थायराइड की दवाई ले रही हो अच्छे से? मैंने बोला नहीं, 1.5 साल हो गए कोई दवाई नहीं ले रही। तो बोले अरे, तो ये ठीक कैसे आया है? मैंने बोला मुझे भी नहीं पता ठीक कैसे आया, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं दवाई ले नहीं रही हूँ। फिर उसके पीछे मैंने सोचा अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर अब मैं, थायराइड का लेवल ठीक आ गया है, तो जो खराब करने वाला कारण था, जरा वो वाला टेस्ट कर लिया जाए। थायराइड के खिलाफ जो शरीर एंटीबॉडी बना रहा था, उस एंटीबॉडी का क्या लेवल, वो भी बिल्कुल ठीक। तो मैंने सोचा अच्छा चलो एक बार महीने में ठीक आ गया है, 3 महीने बाद फिर कराते। 3 महीने बाद फिर कराया, फिर भी बिल्कुल ठीक। तो वो ऑटो इम्यूनिटी कभी ठीक ठीक नहीं होती, लेकिन मेरी ठीक हुई है। लैब का प्रमाण है, शरीर का प्रमाण है, सिम्टम्स का प्रमाण है, मेरी ठीक हुई है। मैंने बाबा जी से कभी नहीं कहा था कि मेरे को ये डिजीज है बाबा ऑटो इम्यूनिटी की, इसको ठीक कर दीजिए, नहीं कहा। मैं नहीं मांगती, मुझे लगता है गोली खाने से काम चल जाएगा, चला लो, और नहीं चल जाएगा तो शरीर है, सब झेल रहे हैं, हम भी झेलते रहेंगे। लेकिन वो क्लीन हुआ है, अपने आप ठीक हुआ। बिल्कुल 2017 से लेके आज तक दवाई छूटी थी 21 में, और फिर कभी दवा नहीं चली, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सो एजुकेटेड कि थायराइड का एक सिम्टम आए तो मैं समझ जाऊंगी कि ये वापस आ गया है फिर से। नहीं बिल्कुल है,
नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाबा ने क्यों ठीक किया, कब ठीक किया, वो जाने, ये उनका डिपार्टमेंट है, मुझे नहीं मालूम। मैंने नहीं मांगा था, मैंने नहीं मांगा। आपके आंसर की बात, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में होता क्या है कि शरीर अपने ही खिलाफ लड़ने लग जाता है। हम्म, और जब जैसे हमको चोट लगती है तो खून जल्दी से रुक जाए, या उस हम्म, खून सूखे और घाव के ऊपर पपड़ी पड़ जाए, इस चीजों के लिए शरीर में मैकेनिज्म होता है, हर शरीर में। लेकिन वो हमारे प्रोटेक्शन में होता है। अब जी जैसे सर्दी खांसी हुई तो हमें बुखार आया, बुखार आना मतलब शरीर फाइट कर रहा है, सेनाएं लड़ रही हैं, बाहर से जो जर्म्स आए हैं उससे अंदर वाला प्रोटेक्शन लड़ाई कर रहा है और डिफेंस का सिस्टम है। तो बुखार आना मतलब एक, हमें एक आश्वासन होना चाहिए कि ये हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता है कि बुखार आ गया, अच्छी बात। जी ठीक है। अब ऑटो इम्यूनिटी में होता क्या है कि यही रिदम हमारा बिगड़ जाता है। बिगड़ने का मुख्य कारण होता है स्ट्रेस। छोटे बच्चों को अगर देखा जाए, प्रेग्नेंट महिलाओं को अगर देखा जाए, या किसी व्यस्त उम्र के व्यक्ति को देखा जाए, सबसे छोटा बच्चा जो पैदाइशी 6 महीने का हुआ नहीं कि उसको डायग्नोज हो गया कि डायबिटीज, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है। उसके जी पीछे कारण अगर आप देखेंगे, उसकी माँ को प्रेगनेंसी में स्ट्रेस हुआ। हम्म, उसके पीछे अगर आप कारण देखेंगे तो माँ ऐसे मानसिक और वातावरण की परिस्थितियों में थी कि वो हम्म, बहुत स्ट्रेस में गई, और उस स्ट्रेस की वजह से उस माँ का डीएनए डिस्टर्ब हुआ। देयरफॉर जो बेबी है पेट के अंदर, नवजात जी जो बाहर आया, वो ऑलरेडी डैमेज डीएनए लेके आया है। और जब वो डीएनए डैमेज होता है तो ये जो ऑटो इम्यूनिटी की पहले वाली स्टेज होती है कि शरीर नॉर्मल प्रोटेक्शन और बाहरी चीजों से लड़ने की क्षमता रखता है, वही वहीं से संतुलन खिसक जाता है। और जी फिर जैसे जैसे एज एडवांस होगी या बच्चा एडवांस होगा, किसी स्ट्रेस में जाएगा, नए प्रकार का खाना खाएगा या उसका विकास होगा, बस उस वक्त से वो सिम्टम उस छोटे बच्चे में आने लगते हैं कि अच्छा सभी तो जी खा रहे हैं, यही क्यों खा के बेहोश हो गया। तो अस्पताल लेके गए, पता चला अरे ब्लड शुगर बहुत हाई। उसके पीछे का कारण देखे तो कहे अरे इंसुलिन ही नहीं है। तो फिर उसके पीछे का कारण देखिए तो कहेंगे अच्छा अच्छा इसको तो पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है। अच्छा पैंक्रियाज में क्यों प्रॉब्लम है, चलो ऑटो इम्यूनिटी का पैनल पूरा जांच करें तो पता चलेगा जी इसके अंदर जो एंटीबॉडी बन रही है तो पैंक्रियाज को डैमेज कर रही है। उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो कहेंगे कि अच्छा इसके डीएनए के लेवल में ये प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से डायबिटीज टाइप 1 होता है। जी ये डायबिटीज टाइप 1 होता है, इस हाथ को पता चल गया, कारण पता हम्म, चल गया कि ये जीन हमारा डिफेक्टिव है। कैसे ठीक करें, कर पाओगे, यहाँ तक पहुंचोगे, हम्म, मैं ना पहुंच सकूं, जानती हूँ नहीं पहुंच सकती। दरबार आपको भजनों के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, माँ बाबा की रोज की पूजा के माध्यम से, साफ सुथरा डाइट के माध्यम से, सोच के परिमार्जन के माध्यम से हम्म, तमाम प्रोटेक्शन दे देता है। ये दीक्षा हम्म, क्या है, जब आप मंत्र में उतरते चले जाते हैं, मतलब कि हर चीज का त्राण हुआ, अब मन जो है खुद में स्थित, जी स्ट्रेस से बैरियर लग गया, सब प्रयास, संकल्प करने की क्षमता गहरी होती गई। तो वो ऑटो इम्यूनिटी को कौन कहे, और भी पता नहीं क्या क्या ठीक हो सकता है। कैंसर, मैं P53 की बात कर रही थी जिसको कोई नहीं टच कर सकता। जी जब दरबार आपको स्ट्रेस से प्रोटेक्ट कर देता है, और प्रोटेक्ट आप तभी हो सकते हैं जब आप पूरा उपलब्ध करें अपने आप को ईमानदारी से। बिल्कुल किसी से मदद चाहिए तो उससे आप कुछ छुपा नहीं सकते। हम्म, तो दरबार आपको पूरा देखता है, लेकिन आप क्या प्रस्तुत करते हैं आप खुद भी तो देख लो, बिल्कुल है ना। तो एक बार दरबार को स्वीकार कर लिया तो बस उन्हीं के होके रहो। वो जो दे दे वही तुम्हारा प्रसाद है, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारी जिम्मेदारी ले चुके हैं, हम्म, है ना। वो ऑलरेडी, आप अगर मान लो कि माता पिता ये हैं, हम बच्चे हैं, ये जहां ले जाएंगे, जब मारेंगे जब दुलारेंगे सब यही है, उसी तरीके से बाबा माँ है ना, उसी तरीके से गुरुदेव सब कुछ छोड़ दिया और वहीं टिक गए। उनकी तो जिम्मेदारी है ही। हमारे चिंतन में चल रहे हैं, बाबा को पता है कि कौन को ये भजती है, दूसरा कोई भक्त किसको भज रहा है, तो जिम्मेदारी उनकी है। जब हम डिग गए तो फिर परिणाम भी हम ही भोगे। ऑटो हम्म, इम्यूनिटी का यही हाल, स्ट्रेस, डीएनए के बिल्कुल लेवल पे डैमेज हुआ
तो बॉडी का रिदम बिगड़ जाता है। किसी प्रेगनेंसी में हो सकता है, किसी बच्चे में हो सकता है, किसी बड़े में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और इसका भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं। जैसे मेरे उदाहरण के तौर पर, मेरे को अगर थायराइड नहीं बन रहा था तो मैं थायराइड की गोली खा रही थी जी। अब। हाँ, गोली खा रही थी तो थायराइड हार्मोन सही रहेगा, लेकिन वो पीछे से डैमेज होता रहा। गुरु आ गए तो उन्होंने उस डैमेज का कारण इफेक्ट हटा दिया, और तो और हमारे को अंदर से भी इतनी मजबूती दे दी कि स्ट्रेस है लेकिन मैं भी देख, तुम पहचानो तो गुरु कौन है। स्ट्रेस है कि गुरु, ये पहचान तो आपको हर स्ट्रेस गुरु के आकार के आगे छोटा ही दिखेगा। बस उसी भाव में वही टिक जाओ तो आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी, बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी। दैट्स हाउ आई सी। ये सब सोच की बात है। बिल्कुल। आज के सेशन से संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप दीदी से पूछना चाहें तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम जरूर लेंगे, दीदी से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन आप सभी से ये रहेगा, क्वेश्चंस ऐसे पूछें जो कि जिससे सबको लाभ हो, मतलब एक से व्यक्ति विशेष के तौर पर ही नहीं, आप क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस को पूछें उससे सभी लोगों को लाभ हो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे सभी लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, आप कहीं भी जहां भी उपलब्ध हैं, आप अपने क्वेश्चंस को प्लीज डालते रहिएगा। और अब वक्त है, हम दीदी से जरूर बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। तो जैसा कि P53 के ऊपर दीदी ने इतना एक बहुत डिटेल से पूरी जानकारी दी, और DNA के ऊपर भी इतना बहुत अच्छे से डिटेल में मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, तो आज से एक चीज हम सभी को गांठ बांध लेनी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मकता हमारे जीवन में न आने पाए। हम हमेशा अपने गुरुदेव के प्रति बहुत सकारात्मक सोचें, दरबार के प्रति सकारात्मक सोचें, अपने जीवन में जो भी चीजें हो रही है उनके बारे में हम अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, जिससे अच्छी स्मृतियां हमारे जीवन में बने। और जितनी अच्छी स्मृतियां आपके जीवन में बनेंगी उतना ही जो आपका जीवन है वो पॉजिटिव होगा। सारिका दीदी ने भी चैट में अभी लिखा है कि जो हमारे जीवन में जो भी चीजें उत्पन्न होती है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा माइंड। माइंड से ही सारी समस्याएं जो है वो पैदा हो रही हैं। अगर आपके माइंड में गलत चीजें चलती हैं तो आपके जीवन में गलत चीजें होने लग जाती हैं। अच्छा सोचते हैं आप, अच्छी चीजें होने लग जाती है। और ऐसा बाबा भी कहते हैं कि जिस क्षण आपने किसी चीज के बारे में विचार किया उसी क्षण आपके आसपास वैसा माहौल बनने लग जाता है। सकारात्मक सोचते हैं तो आपके आसपास का जो माहौल होता है वो उसी सेम क्षण इस्तेमाल करते हैं, सेकंड भी नहीं बोलते हैं। उसी क्षण आपके आसपास का जो माहौल बनने लग जाता है, वातावरण बनने लग जाता है, वो उसके अनुरूप बनने लग जाता है। इसलिए अच्छा सोचिए सभी लोग, प्रतिदिन अपने जो माँ बाबा के प्रति समर्पण है, कृतज्ञता है, उसको व्यक्त कीजिए। और जितने भी लोगों को आपको मौका मिले उनके जीवन में रोशनी लाने का, तो बस माँ बाबा के एक शिष्य होने के नाते, माँ बाबा के एक भक्त होने के नाते अपना भी आप कर्तव्य निभाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दरबार तक पहुंचने का रास्ता बताइए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जितने लोगों को आप दरबार तक पहुंचाते हैं आपको उतना ही ज्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि किसी के जीवन में आप उजाला करने में सक्षम हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार, अगर हमारे बीच में कुछ क्वेश्चंस किसी ने डाले हों। सो एक बार मैं यूट्यूब पे हमारे बीच में जितने भी भाई बहन उनके देख लेते हैं एक बार कमेंट्स में, कहीं किसी ने क्वेश्चन अगर डाला है तो। अंशुया शर्मा जी कह रहे हैं, मेरे दरबार का प्रोसेस करते ही थायराइड चला गया, 1 ईयर हो गया, मेडिसिन को 1 साल से बंद है, वो बंद ही रहेगी आजीवन, क्योंकि वो उसका रीजन दीदी ने बताई दिया आपको कि जड़ से ही वो प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो चुकी है। टेस्ट नॉर्मल आए बिना दवाई की, बिल्कुल। प्रीति राधा तिवारी दीदी कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति नकारात्मक बोले दरबार के बारे में तो क्या उसे डीएनए से निकाल देना चाहिए? देखिए, डीएनए से निकालना वो तो हमारे बीच में धर्मेंद्र भाई हैं, दीदी हैं, वो बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपके बारे में एक चीज बता देता हूँ। गुरु गीता पढ़ी है, उसमें इसका जवाब जो है वो महादेव ने दिया है कि आपको गुरु निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। और अगर, हालांकि यहाँ तक तो महादेव ने एक शब्द इस्तेमाल किया, आप सुन के सरप्राइज होंगे कि गुरु निंदा करने वाले की अगर जिह्वा काट देने में आप समर्थ नहीं है तो आपको उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। और यदि वो व्यक्ति उस स्थान पर ठहरे तो आपको स्वयं उस स्थान का त्याग करना चाहिए। ये शब्द, ये जो लाइन है, इस लाइन में बहुत कुछ सार छिपा हुआ है, तो इस बात को भी आपको समझना चाहिए। गुरु निंदा ना कभी करनी चाहिए, ना कभी सुननी चाहिए, क्योंकि गुरु निंदा करने वाला जो होता है वो अनंत काल तक ब्रह्म राक्षस होता है। ये महादेव के वर्ड है, अनंत काल तक ब्रह्म राक्षस होता है। इसलिए गुरुदेव की ना तो निंदा करें, ना गुरुदेव की निंदा सुने, क्योंकि पूर्ण गुरु की अगर आप निंदा करते हैं
तो आप ऐसा मान के चलिएगा आप साक्षात शिव जी को नाराज कर रहे हैं, आप सीधे सीधे महादेव को नाराज कर रहे हैं। और एक बात और जो महादेव ने गुरु गीता में कही है कि अगर महादेव स्वयं नाराज हो जाए, शिव नाराज हो जाए, तो शिव नाराज हो जाए तो आपको गुरु जी बचा सकते हैं, गुरुदेव बचा सकते हैं। लेकिन गुरुदेव अगर नाराज हो गए तो बचाने वाला, रक्षण करने वाला इस संपूर्ण सृष्टि में कोई है नहीं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आशुतोष भाई कह रहे हैं कि सूक्ष्म और स्थूल वैसे ही है जैसे कोई एक स्टेज पर राजा अभिनय करता है, मतलब राजा का अभिनय करता है, उसी जनता राजा समझती है, लेकिन उसके पीछे कोई व्यक्ति विशेष होता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति जो है वो राजा बनने का जो है वो नाटक कर रहा है, यानी कि अभिनय कर रहा है। जैसे हम कई बार हम स्टेजेस पे देखते हैं, जैसे महाभारत, सॉरी रामायण हो रही है, रामायण में जो कैरेक्टर्स होते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल ये रहेगा, तो कोई राम बन के आपके सामने आए हैं, कोई स्त्री सीता बन के आपके सामने आई है, तो जब वो अभिनय कर रहे होते हैं तो आपके अंदर ऐसा ही भाव आने लग जाता है जैसे आपके सामने राम ही है। और आप बहुत सारे लोग तो उनके अभिनय को देखकर उनके पैर भी छूते हैं, साष्टांग उनको दंडवत भी करते हैं। लेकिन उस समय ये समझना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति के अंदर जो गुण उस समय मौजूद है, आप उस गुण को प्रणाम जो है वो कर रहे होते हैं अपने अंदर से, भाव से। लेकिन जब आप पीछे जाके देख लेते हैं उस व्यक्ति को, तो आपको समझ में आता है कि ये राम नहीं है, ये तो राम होने का अभिनय कर रहे थे। तो कुछ सूक्ष्म और स्थूल जगत की जो कहानी है, उससे आशुतोष भाई ने इसको रिलेट करने की कोशिश करी है। हाँ, जयकारा लगा रखे हैं सभी ने बहुत अच्छे तरीके से। माँ बाबा को कोटि कोटि प्रणाम, नमन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, तो कोई क्वेश्चन मुझे अभी तो यूट्यूब पे तो कोई नहीं मिला है। प्रीति दीदी कह रहे हैं दोनों नहीं कर सकती हूँ तो क्या करूं? बस आप माँ बाबा से प्रार्थना करते रहिए, और आपके सवाल जो है मैं धर्मेंद्र भाई से जरूर पूछूंगा। प्रीति दीदी, आपका जो क्वेश्चन है चिंता मत करिए, मैं पूछूंगा जरूर भाई से। संकल्प करते समय संकल्प कैसे करें? जय माँ बाबा की। संकल्प के ऊपर तो हमने कई सारे सेशंस के ऊपर चर्चा करी है, और बाबा संकल्प को बिल्कुल सिंपल साधारण मानते। देखो, संकल्प विकल्प दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। विकल्प का मतलब, जैसे आज इतनी बड़ी चर्चा हुई, इस चर्चा के दौरान हमें एक चीज समझनी चाहिए कि संकल्प मतलब क्या है। हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास में ऑप्शन है नहीं। आपके पास जब एक ही ऑप्शन होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से गुरु के प्रति समर्पण हो जाते हैं, गुरु के प्रति, महादेव के प्रति आपका समर्पण भाव हो जाता है। और जब उनके प्रति आपका पूर्णतः समर्पण भाव हो जाता है तो फिर आपके पास में किसी तरह का कोई विकल्प नहीं बचता। संकल्प का मतलब है एक ही रास्ता, दूसरा रास्ता आपके पास में नहीं है। चैट बॉक्स में एक बार मैं देख लेता हूं हमारे बीच में। वाह, बहुत सारे चैट्स आ चुके हैं। नीलम पाठक जी कह रही है चित्रा दीदी ने सब कुछ इतने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं। धन्यवाद चित्रा दीदी, जय माँ बाबा की। बहुत सुंदर। हरिहर सभी गुरु भाई बहनों को। शरीर में बीमार है कैसे पता लगेगा? शरीर में बीमार है कैसे पता लगेगा? और माँ बाबा से प्रेम है कैसे पता लगेगा? ये तो बहुत मतलब थोड़ा सा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तिलक भाई, आप जो पूछना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं शरीर में बीमारी है, शायद आपका ये है, कैसे पता लगेगा? शरीर में बीमारी है तो कैसे पता लगेगा? उसके सिम्टम से आपको पता लग ही जाता है। बाकी एक बार फुल बॉडी चेकअप करा के देखिएगा। अगर आपको और बढ़िया आपको खतरनाक वाली स्मृति बनानी है तो एक बार चले जाइए, संपूर्ण बॉडी का चेकअप करा लीजिए, वो आपको बता देंगे 1 लाख बीमारियां जी और 10 लाख आने वाले हैं। तो आप क्या करना है इन सब चीजों के बारे में जान के? आपको ये नहीं जानना है कि मेरे शरीर में कितनी बीमारी है, आपको ये जानना है कि वो आपके अंदर जो भी परेशानी है वो बाबा माँ को समर्पण कर दो, संपूर्ण पूरा हरिहर हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं जानने के लिए। तो क्योंकि स्मृतियां बनेंगी, आप जितना ज्यादा शरीर का बॉडी चेकअप ये वो सारी चीजें कराएंगे, नकारात्मक स्मृतियां आपके अंदर बनेंगी। और एक चीज और समझ लीजिए, आप कोई मशीन, आप जैसे आप बाइक भी चला रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है आपकी बाइक 2 साल चलने के बाद क्या पहले जैसी नई जैसी आई थी वैसी रहती है क्या? बिल्कुल नहीं रहती। उसमें भी कोई भी पार्ट खुलवाओगे तो खराबी तो निकलेगी, या घिसे पिटे पार्ट्स तो मिलते ही हैं। ऐसे ही हमारे शरीरों के साथ में भी होता होगा। तो बहुत ज्यादा इस बीमारियों के डीप में ना जाए। और माँ बाबा से प्रेम है कैसे पता लगेगा? इसका सवाल तो सीधा है। माँ बाबा को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपकी जो स्वयं की माँ है, आपकी स्वयं की माँ से आप कितना प्यार करते हो, आपको पता नहीं है क्या? और जब आपको पता है कि मैं अपनी स्वयं की माँ से जब प्यार करता हूँ, ठीक है, मेरे सामने मेरी बहन होती है, मेरी बहन से मैं कितना दुलार करता हूँ, आप उसके सिर के ऊपर बड़े प्यार से हाथ फेरते होंगे तो आपको फीलिंग्स आती होंगी ना। ऐसे ही ये सारे भाई हैं, ऐसी सारी बहनें हैं, ऐसी हमारे माँ है, बाबा है। साधारण है, बिल्कुल साधारण है। और आपको भाव से ही पता चल जाएगा। जब आप उनके प्रेम में होंगे, भाव में होंगे, तो अपने आप ही अकेले बैठे बैठे भी आंखों से आंसू आएंगे और रोएंगे आप ये सोचकर कि जीवन क्या था और कहां से कहां आप आ गए। क्या दीदी से बात कर सकते हैं?
ये अभी बात ही तो हो रहे हैं भैया, बात के लिए ही तो आपके बीच में हाजिर आई हैं, हुई हैं। कुछ पूछना है तो यहीं पे पूछ लीजिए, क्योंकि हर देखिए सभी लोग हम सांसारिक लोग हैं। संसार में हम सभी के जो है वो अपने अपने काम होते हैं, व्यस्तताएं होती हैं। तो कुछ भाई बहन ऐसे जिनके पास समय की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास समय की बहुत कमी होती है। लेकिन ऐसी जो चर्चाएं हैं 2 घंटे के सेशन में, मैं मानता हूं कि आने वाले 2 लाख लोगों के सवालों के जवाब इस सेशन के थ्रू मिल जाएंगे। तो कोई भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, चैट बॉक्स में डालिए, आप बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल लेंगे। और अगर आपको दीदी से मिलना ही है तो दरबार में जिस दिन दीदी आती है उस दिन पहुंच जाइए। उन्होंने तो सीधा सा कह दिया, मेरे से तो उन्होंने एक ही बात कह दी थी कि मेरे मायके वालों को, मेरे ससुराल वालों को मुझसे मिलना होता है तो भारत में कहाँ मिलेंगी, करोली शंकर महादेव के दरबार में मिलेंगी। सबको पता है, सारे रिश्तेदारों को पता है, उनको मिलना होता है तो पता है कि ये इंडिया आई हुई है तो ये सीधे आपको वहीं जाके मिल जाती है। आप भी मिलिए, क्या प्रॉब्लम है, वहां तो पूरे फुर्सत में रहते हैं। सविता शर्मा जी कह रहे हैं वह अद्भुत विवेचना मॉडर्न मेडिकल साइंस और सूक्ष्म जगत की, जय माँ बाबा की, बहुत सुंदर। त्रिवेणी दीदी ने एक और पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे बेटे को आईटीपी है, आइडियोपैथिक, बहुत मेडिकल टर्म है इंग्लिश में। इंग्लिश में मुझे 15-16 साल हो गए, लेकिन जो वर्ड्स इसके अंदर आते हैं वो आदमी समझ में नहीं आते। ठीक है, आई थिंक इट्स थ्रोम्बोक्टोपेनिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफिरा। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। एक ऑटोइम्यून डिजीज है, 2010 सब जगह से हार चुके हैं वो। हम 2019 से जुड़े हैं दरबार में, मैं और वो तंत्र दीक्षित लेवल 1 है। अब सब बाबा और माँ की कृपा से बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस इसके पीछे तो बहुत सारी बातें दीदी ने ऑलरेडी बताई दी, मैं आपका चैट पढ़ने में लेट हो गया। तो आपको जो क्वेश्चन तो वैसे कुछ इसमें है नहीं, आपने बस ये बताने की कोशिश करी कि आईटीपी था मेरे बच्चे को, लेकिन जो है वो सब बाबा की कृपा से सब हरियर हो गया। बहुत सुंदर, ग्रेट। सारिका दीदी ने भी एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है, ऑटो इम्यून हैज नो एग्जिस्टेंस ऑन इट्स ओन। हाँ हम उसको बुलाते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और 6 चैट्स नए और आए, थोड़ा सा नीचे जाके फिर से पढ़ लेते हैं। सत्य कहें तो विज्ञान जहां तक अभी पहुंचा है, दरबार वहां से शुरू होता है, जिसका और छोर नहीं है। देखिए बात सिर्फ ये दरबार की नहीं है, बात है हमारे जो वैदिक पुरातन, हमारे जो सनातन धर्म है उसकी है। अगर सिर्फ दरबार ही नहीं, आप चलिए थोड़ी देर को आप दरबार को भी साइड में कर दीजिए। अगर आप हमारे पूरे इतिहास में जाएंगे, जो सनातन धर्म का जो इतिहास है, जहां हमारे जो सही में जो साधु संत होते थे, जो जिन्होंने यज्ञ की शक्ति पे शक्तियां अर्जित की होती हैं, ध्यान के बल पर उन्होंने शक्तियां अर्जित की हुई होती हैं, गुरु कृपा से उन्होंने शक्तियां अर्जित की हुई होती हैं, तो गुरुदेव तो स्वयं कहते हैं मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं आके, ये वही है जो हजारों लाखों साल से पहले से ही हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो सब कुछ वही है। और रही बात, अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो अभी साल ही कितने हुए हैं, और मॉडर्न साइंस तो अब एक कॉमन इंसान के द्वारा बना हुआ है, जबकि जो सनातन धर्म की जो स्थापना है उसके अंदर जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, या जो चीज अपनी आंखों के सामने आप देख रहे हैं दरबार के अंदर के, आपने इधर हवन किया और आपके अंदर की सारी बीमारियां गई, तो ये हजारों लाखों साल से थी। लेकिन गुरुदेव के प्रति ये वापस से फिर से बहुत ज्यादा मतलब शक्तियों के साथ में आप सभी के सामने वापस से प्रकट हुई है। जो चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी धुंधली हो गई थी, और उसके पीछे बहुत सारे कारण माने जाते हैं। और मेरा जहां तक मानना है, आध्यात्म जो है, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति की तरफ बढ़ता है तो वो संसार से कट जाता है। और हमने देखा है, जैसे हम आज भी सुनते हैं कि अगर आप हिमालय में चले जाएं, इधर चले जाएं, तो वहां आप आज भी आपको बहुत सारे संत कईयों साल से तपस्या करते हुए मिलते हैं। लेकिन वो एक वैराग्य का मार्ग हो गया, और वैराग्य के मार्ग पे चलकर आप अपना भला करते हैं, लेकिन आप संसार का भला नहीं करते हैं। इसके ऊपर गुरु गीता के अंदर एक लाइन महादेव ने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो जो संसार में जो रहते हुए संसार बंधन से जो आपको मुक्त कराते हैं, आपकी बीमारियों को दूर करते हैं, उन्हीं को पूर्ण गुरु, उन्हीं को सदगुरु कहा जाता है, क्योंकि उनसे ही पूरे संसार को लाभ होता है। तो जो आप दरबार को देख रहे हैं वो ऐसे पूर्ण गुरु है जो पूरे संसार को उनसे लाभ हो रहा है। बहुत अच्छा। मेरे मायके के सभी परेशान 2 साल से जुड़ना चाहती हूँ, बट वो लोग नहीं जुड़ पा रहे, क्या करूं, प्लीज मार्गदर्शन दें। मेरे मायके से तो सबसे पहले तो आप कष्टों का दरवाजा स्वयं खोल रही है। आपका डीएनए अलग है, मायके का डीएनए अलग है। पहली चीज तो आपको ये समझनी चाहिए। और आप जितनी ज्यादा, अभी दीदी ने अपने पूरे चर्चा के दौरान एक बहुत सुंदर बात बताई, जो बाबा आध्यात्मिक तरीके से बोलते हैं, दीदी ने आपको साइंटिफिक तरीके से बताया। आप क्या कर रही हैं, उन कष्टों के बारे में सोच रही हैं, अरे मेरे मम्मी इतनी परेशान है, अरे मेरे पापा इतने परेशान है, वो क्रॉस डीएनए।
और उनके बारे में पहुंच के आप खुद स्ट्रेस में जा रही हैं, और स्ट्रेस में जब आप जा रही हैं तो वही स्ट्रेस फिर आपके डीएनए को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके सेल्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस चीज को आप छोड़िए, सब बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, छोड़ दीजिए। माँ बाबा को अगर उनको खींचना होगा वो अपने आप खींच लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चाहती ही हैं उनका भला हो तो उनके लिए आप जाके एक हवन करिए, पूर्ण प्रक्रिया करें, और करके उनके जो आपके पास हवन का पुण्य है वो उनको समर्पण कर दीजिए। दोनों में से एक ही रास्ता अपनाइए, 50-50 मत करिए। आप दिन रात उनके कष्टों को लेकर परेशान हो रही हैं, उसके बारे में सोच रही हैं, और वही कष्ट आपके परिवार में फिर से जीवन में आ रहे हैं। यही छोटी छोटी त्रुटियां हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं। गुरुजी से जब पहली बार मिलते हैं तब गुरुजी बोलते हैं सब ठीक है, पर वास्तव में कुछ दिक्कतें रहती हैं, तो ऐसे समय में क्या करें? हाँ दीदी, ये क्वेश्चन आपके मतलब का इन्होंने पूछा है। मतलब कुछ ऐसी डिजीजेस होती है जो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो रह जाती है। और मैं बताऊं, सारिका दीदी शायद हमारे बीच में होंगी, तो सारिका दीदी ने इसका एक बहुत सुंदर जवाब दिया था, मैं याद दिला देता हूँ एक लाइन के अंदर, कि कुछ चीजें जो होती हैं हमारे पूर्वजों की होती है, आपने इधर हवन किए, प्रक्रिया पूर्ण करी, पूर्वजों से संबंधित सारी चीजें गई, लेकिन कुछ समस्याएं आपके स्वयं के शरीरों की भी होती है, और वो स्वयं की जो शरीर होती है उसका कारण खत्म कर दिया जाता है, लेकिन स्थूल जो आपका शरीर होता है उसमें धीरे धीरे वो चीजें टाइम लेते लेते धीरे धीरे आपकी जो है वो ठीक हो जाती है। इस बारे में आपका क्या मानना है दीदी? बिल्कुल, मैं इसी लाइन पे ऐसे ही सोचती हूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर